सभी को सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज बलराम संदेश की 19वीं वेबिनार है, जिसका विषय है प्याज की वैज्ञानिक खेती। और इसको किसान पंकज पटेल जी, जो कि भगवानपुरा जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, वो अपने प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करेंगे प्याज के बारे में, जो संपूर्ण जानकारी है। और सभी का स्वागत है। डॉक्टर प्यासी जी बलराम संदेश के बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर सर, आप आइए और बलराम संदेश के बारे में सर विस्तार से। सर धन्यवाद शिव सर। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार प्यासी वैज्ञानिक हूं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत संचालित अखिल भारतीय समन्वित अलसी अनुसंधान परियोजना में। और बलराम संदेश वर्ष 2015 से संचालित है। इसकी स्थापना हम लोगों ने किसानों एवं वैज्ञानिकों के सहयोग से वर्ष 2015 से संचालित है। और इस जो है रवि से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम जो है सभी विभिन्न रवि की फसलों पर वेबिनार के माध्यम से किसानों को जो है सभी आवश्यक जो है अनुसंधान की जानकारी, नित्य नए नवाचार की जानकारी एवं हमारे अनुसंधान में, चाहे वो अखिल भारतीय स्तर पे हो, भारत सरकार के जो है अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से, चाहे जो है राज्य के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी, हमारे केवीके, हमारे एनजीओस के द्वारा विकसित जो है उन्नत तकनीकी, हमारे प्रगतिशील किसानों के द्वारा नित्य नए किए जाने वाले नवाचार की जानकारी, इन सभी जानकारियों को आम किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस जो है संस्था की स्थापना की गई थी, जो कि मूलतः वैज्ञानिकों एवं प्रगतिशील किसानों का समूह है। और जो है किसानों के लिए यह पूरी तरह से समर्पित है। इसमें जो है सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए जो आज की नई विधाएं हैं सूचना प्रौद्योगिकी की, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से ही हम इसे पूरी तरह संचालित करते हैं अपने टीम बलराम के सहयोग से। और व्हाट्सएप के में विभिन्न प्रकार के ग्रुप को जो है बनाए गए हैं, जिसमें कृषि जैविक खेती, कृषि जैविक खेती, कृषि जैविक खेती के साथ साथ बीज उत्पादन के और जो है अन्य कई तरह के समूह हैं। YouTube में हमारे जो है पुराने जितने भी वेबिनार हुए हैं, नए साथी जो है उनका उपयोग YouTube के माध्यम से उन पुराने जो है कि ऑडियो लिंक, वीडियो लिंक जो है उपलब्ध है। फेसबुक के माध्यम से लगभग 5000 से ज्यादा किसानों के लिए हम जो है आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिससे वो अपनी खेती को कैसे बेहतर बनाएं। जहां तक आज के हमारे प्रमुख वक्ता की बात आती है, आज के हमारे प्रमुख वक्ता हैं श्री पंकज पटेल साहब। व्यक्तिगत रूप से मैं पंकज पटेल को जो है पिछले 4-5 सालों से जानता हूं, जो कि निवासी हैं हमारे निमाड़ के। निमाड़ का किसान कैश क्रॉप व्यावसायिक खेती के लिए जाने जाते हैं। और निमाड़ जो है मध्य प्रदेश का वो ऐसा अंचल है जिसके अंतर्गत हमारा खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बड़वा ये सारे आते हैं, जिसमें जो है व्यावसायिक खेती और तकनीकी अपनाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। एडॉप्शन रेट हम उसको अगर बात करें तो नवीन उन्नत तकनीकी जानकारियों को अपनाने की क्षमता सबसे सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में अगर देखा गया है
तो जो जहां तक मेरा अनुभव है वह हमारे निमाड़ के किसानों का है, और निमाड़ के किसानों ने हमेशा जो उन्नत कृषि काश्त तकनीकी है उसको अपनाया है और उससे जो है लाभ अर्जित किया है। मुख्य रूप से जो है निमाड़ में कैश क्रॉप की ही खेती होती है सामान्य फसलों के बाद में। जहां तक बात पंकज पटेल की है, पंकज पटेल साहब जो है, जैसा कि आपको आदरणीय शिव साहब ने बताया कि इनका गांव भगवानपुरा है, ब्लॉक पंढाना में आता है और जिला खंडवा है। सामान्य फसलों के अलावा जो है बीज उत्पादन इनका मुख्य व्यवसाय है। अरंडी, अरहर, प्याज और खरीफ, प्याज में भी ये तीनों सेगमेंट में जो है बीज उत्पादन का कार्यक्रम करते हैं। खरीफ में पछेती खरीफ और रबी। सब विशेषता यह है कि प्याज की उत्पादन में जो नई नवाचार हैं, जैसे बल्बलेट मेथड के माध्यम से गठिया विधि, जिसमें कि हम प्याज के बल्ब को लगाते हैं, से शीघ्र उत्पादन लेते हैं और साथ ही साथ अच्छा उत्पादन लेते हैं। इसके अलावा जो है अरवी की खेती बहुत अच्छे तरीके से इस अंचल में होती है और हमारे किसान पंकज पटेल साहब और अन्य किसान जो है इसको बड़े पैमाने पे करते हैं। बीज उत्पादन के माध्यम से जो है पहले ये अन्य जो बीज उत्पादक संस्थाएं हैं इनसे अपना जो है टाई अप करके इनके एग्रीमेंट के आधार पे जो है उनके लिए जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं संस्थाओं की मदद से, और खुद के द्वारा उत्पादित बीजों का भी विपणन करते हैं। श्री पंकज पटेल साहब से के साथ लगभग 600 से 700 किसानों का, प्याज उत्पादन करने वाले किसानों का समूह है, और जिसके माध्यम से ये उन किसानों को नित्य नई नवीन जानकारियां भी उपलब्ध कराते हैं जो इनको विभिन्न प्लेटफॉर्म से उपलब्ध होती है। साथ ही साथ अपने अनुभव भी साझा करते हैं। इसके अलावा जो है इनको बीज की उपलब्धता भी सुनिश्चित करते हैं। कुल मिला के कम उम्र में किसी भी किसान के द्वारा जो है जितना भी नाम और जितना भी खूबियां श्री पंकज पटेल साहब के लिए व्यक्त की जाए वो अपने आप में कम होंगी। कुल मिला के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है पंकज पटेल का नाम, और हम वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये हमारे साथी हैं, और जो है हमारी जो विश्वविद्यालयों की द्वारा विकसित तकनीकियां हैं उनको अपनाकर सफल बीज उत्पादन करने वाले किसानों की श्रेणी में शामिल हैं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री पंकज पटेल जी का, साथ ही टीम बलराम को साधुवाद देता हूं। किसान के माध्यम से किसानों के लिए, किसानों के द्वारा आयोजित इस जो है वेबिनार में सभी आज नए जुड़े किसानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं श्री पंकज पटेल जी को कि वो आज अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है किसानों को प्याज उत्पादन की वैज्ञानिक विधि क्या होगी, कहाँ उनको क्या सावधानियां रखनी है और किन सावधानियों को रखकर वो अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। प्याज के कौन कौन सी कीट व्याधियां हैं उनका नियंत्रण कैसे करें, कीड़े कौन से हैं उनका नियंत्रण कैसे करें, साथ ही साथ इसके भंडारण और विपणन की भी जानकारियां श्री पंकज पटेल साहब आप सबको देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए काम आएगी, और मैं आमंत्रित करता हूं श्री पंकज पटेल जी को। ओवर टू पंकज पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर है। जी 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 सर। जी। सर्वप्रथम सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं, जैसा कि सर ने परिचय में बताया, मैं पंकज पटेल जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हूं, और पिछले कई वर्षों से हम लोग प्याज की अच्छी सफल खेती कर रहे हैं। और हमारा जो एरिया है, जैसे सर ने अभी बताया है कि निमाड़ में विविधता वाली फसलें हम सब लोग ले रहे हैं, जिनमें कि सारी व्यावसायिक फसलें हम लोग ले रहे हैं। और हमारे यहाँ का जो, जैसे कि सर ने बताया कि अडॉप्टेशन काफी अच्छा है। जो भी नयाचार आता है कृषि में उसको हम तुरंत अपनाकर और अपने साथियों, अपने जो कृषक साथी हैं उनके साथ में
साझा करते हैं और नई नई विधियों को अपनाकर दूसरों को भी बताने की कोशिश करते हैं ताकि किसान भाइयों को उसका लाभ मिले। इसी तारतम्य में जैसे कि सर ने बताया, बलराम संदेश जो किसानों के द्वारा गठित ग्रुप है, जिसमें हम सभी जो कृषक हैं वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा करके और अपनी फसलें उस हिसाब से बोते हैं, लगाते हैं और अपनी जानकारी को भी साझा करते हैं। तो एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया है बलराम कृषि संदेश ग्रुप, जिसमें हम सभी किसानों के साथ में अपनी नवीनतम जानकारी का साझा करते हैं और उसको अपनाते भी हैं। तो जैसा कि आज वेबिनार है और मेरा सब्जेक्ट है कि प्याज की खेती के संबंध में आपसे अपना जो भी ज्ञान है और जो भी मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है साझा करूं, ताकि आप भी इस कृषि से जुड़ करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। मेरे इस वेबिनार का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम खरीफ में किस तरह से प्याज की खेती करें ताकि हम अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। क्योंकि जो प्याज में सबसे ज्यादा दिक्कत खरीफ में यह आती है कि हमारा जो नर्सरी वाला पार्ट हम थोड़ा दिक्कत कर जाते हैं, क्योंकि बारिश, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्याज एक बहुत सेंसिटिव क्रॉप है बारिश के प्रति, तापमान के प्रति और आर्द्रता इनके प्रति। तो हम शुरू करते हैं आज का वेबिनार, जिसमें कि आपको मैं प्याज की एक नई विधि, जिसको कि हम हमारी भाषा में कली बोलते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के आसपास या राजस्थान के आसपास गठिया विधि बोलते हैं, और वैज्ञानिकों की भाषा में इसको बल्बलेट मेथड कहते हैं। तो आज शुरू करते हैं। सभी किसान साथियों को राम राम, जय राम जी की। तो जैसा हम सभी जानते हैं, प्याज एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है जो कि पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों में उगाई जाती है और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से कभी देखा जाए तो महाराष्ट्र क्षेत्रफल में काफी पहले नंबर पे आता है, जहाँ की सबसे ज्यादा इसका उत्पादन लिया जाता है। और उत्पादकता की दृष्टि से कभी देखा जाए तो गुजरात पहले नंबर पे है। प्याज का उपयोग सभी पारंपरिक व्यंजनों में प्रमुखता से होता है, साथ ही सलाद इत्यादि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण और व्यावसायिक फसल है, क्योंकि इसके जो उत्पादन में बारिश और इसका जो प्रभाव रहता है, उसके कारण इसके रेट बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुख फसल प्याज ही है। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। शुभम सर, नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हम मेरे इसमें बताया है मैंने, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लगभग 2713 हजार टन उत्पादन होता है, मीट्रिक टन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। और उत्पादकता की दृष्टि से कभी देखा जाए तो गुजरात है, जहां पर कि 31 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लिया जाता है। राज्यवार सभी राज्यों में प्राय इसकी खेती होती है। सर नेक्स्ट स्लाइड। जलवायु, तो हम बात करते हैं जलवायु के बारे में। प्याज को किस तरह की जलवायु में उगाया जा सकता है। जहां भी 75 से 100 सेंटीमीटर से अधिक कभी बारिश होती है तो इसकी खेती में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पर एंथ्रेक्नोज और अल्टरनेरिया इस तरह की फफूंद के कारण उसका उत्पादन वहां पर संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिक नमी वाली और अधिक वेटी जमीन में इसका उत्पादन में हमें लागत अधिक लगती है। इसलिए जहां पर मानसून हल्की बारिश होती है या ज्यादा अधिक तेज बारिश नहीं होती है, वहां पर इसकी खेती की जाए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसका अधिक जलवायु अधिक सूट करती है। इसकी कंद संरचना के विकास के लिए 20 से 25 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो अच्छा माना गया है, क्योंकि इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है इस टेम्परेचर के रेंज में बहुत अच्छा होता है और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। भूमि की बात कर लें कभी हम, तो प्याज में सभी तरह की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन बालुई दोमट मिट्टी और जो अधिक कार्बन जीवांश वाली मिट्टी है उसमें इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है, बल्ब का साइज अच्छा बनता है। और कभी आप खरीफ के लिए जाते हैं तो खरीफ में कभी जहां पे लाल मिट्टी हो थोड़ी, कभी आप वहां इसको लगाते हैं तो इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। इसमें फंगल इन्फेक्शंस भी कम होते हैं बजाय काली मिट्टी के। तो जो लाल मिट्टी वाले, बलुई मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं, कभी उसका उत्पादन वहां पे, और जहां पर स्लोप वाली जमीन हो तो उसमें इसका उत्पादन अच्छा आएगा। और उसकी शाइनिंग जो है लाल मिट्टी में बहुत अच्छी से आती है। तो इसलिए इस तरह से आप मिट्टी का चुनाव करें, जहां पर कभी लाल मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, तो उसमें आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं इसका खरीफ के लिए प्रॉपर। यह उच्च अम्लता एवं क्षारीयता के प्रति संवेदनशील होती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में हो तो ज्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि चूंकि जैसे बताया कि प्याज एक ऐसी फसल है जिसमें कि फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं यदि गीली मिट्टी होती है और या बारिश अधिक हो जाए या आर्द्रता अधिक हो। इसलिए हम जहाँ पे नर्सरी तैयार करते हैं वहां पे मृदा सौरीकरण करना बहुत आवश्यक है, ताकि जो भूमि सॉइल बोर्न डिजीज है उसको
उसको नियंत्रित किया जा सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जहां पर हम नर्सरी डालते हैं या जहां नर्सरी डालने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें मृदा सौरीकरण करना आवश्यक है। इसमें हम क्या करते हैं, पॉलिथीन, एक जो व्हाइट वाली पॉलिथीन आती है जो कि 250 गेज वाली हो, उसको मिट्टी को ढक दिया जाता है। इसके पहले उसमें थोड़ा इरिगेशन कर दें, उसके बाद उसको पॉलिथीन से ढक दें और गर्मी में उसको 20 से 25 दिन आप रहने दें। तो उससे क्या होगा कि जो यूवी रेस के कारण इसका मृदा सौरीकरण होगा, जो भी जीवाणु, कड़क, कवक, नेमाटोड है, वो वहां पे नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब बात करते हैं प्याज में हमें कितना बीज चाहिए। यदि हम खरीफ की बात करें तो प्रति हेक्टेयर हमें 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर आप बीज दर रख सकते हैं खरीफ ऑनियन के लिए, और रबी के लिए यही बीज दर 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर आती है। खरीफ में हम बीज थोड़ा अधिक लेते हैं क्योंकि बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन और बीमारियों के कारण थोड़ा दिक्कत होती है। अब इसमें सीधे खेत में बिखेरने के लिए कभी आप यूज कर रहे हैं या डायरेक्ट सोइंग में यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सोइंग मेथड में आप 2.5 से 3 किलो बीज ले सकते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा सीड्रिल के मेथड से। या इसमें आप उसमें 3 किलो 3.5 किलो बीज में 1 एकड़ खेत आराम से बो सकते हैं डायरेक्ट सोइंग में। लेकिन आपको उसमें साथ में कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, उसमें बाजरा लेते हैं जिसको हम सेक लेते हैं। तो 3 किलो बीज के साथ में 4 या 5 किलो बाजरा लीजिए, आप उसको आप सेक लीजिए और उसको उसमें मिक्स कर लीजिए। और आप डायरेक्ट सोइंग में एक सीड्रिल आती है जिसका फोटो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में है, उसमें बताऊंगा, उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। बल्बलेट मेथी के भी बारे में भी आगे आने वाली स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। बल्बलेट में आपको कम से कम 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप सीड रख सकते हैं। बल्बलेट को जनवरी में तैयार किया जाता है। बल्बलेट मेथड में ये होता है कि आपको 15 जनवरी के आसपास एक नर्सरी जैसे तैयार करनी है, जिसमें कि 1 मीटर गुणा 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी, जिसमें कि आपको जब नर्सरी डालते हैं तो 500 वर्ग मीटर की नर्सरी पर्याप्त होती है। लेकिन इसमें जो बीज दर होती है थोड़ी सी डेंस रखी जाती है, ताकि जो कली का आकार आपका जो कंचा आता है, मार्बल बच्चे जिससे गोटी खेलते हैं, उसके हिसाब से बने। तो यदि हम ज्यादा बीज दर रखेंगे तो वो कंचे के आकार का बनेगा। और कभी हम विरलीगत उसको हम बीज डालते हैं तो दिक्कत ये होती है कि बल्ब बड़े बनेंगे, और बल्ब बड़े बनेंगे तो उसको हमें रखने में दिक्कत आती है, उसमें स्प्राउटिंग ज्यादा होती है। इसलिए इसमें बीज दर के थोड़ी महत्वता है बल्बलेट मेथड में। इसमें हम क्या करते हैं, 20 फीट की एक क्यारी जो कि 2.5 फीट या 3 फीट चौड़ी हो, उसमें तकरीबन 250 से 300 ग्राम बीज डालते हैं। और 1 एकड़ के बीज के लिए, 1 एकड़ की कली या बल्बलेट बनाने के लिए तकरीबन 5 से 6 किलो बीज चाहिए होता है। इसको हम 15 जनवरी के आसपास डालते हैं। 15 जनवरी के आसपास इसलिए क्योंकि जब थोड़ी ठंड कम हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होती। यदि हम इसको थोड़ा और अर्ली कर लेंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और बल्बलेट्स कम बनेंगे। तो 15 जनवरी के आसपास उसको आपको डालना है। ये 2.5 महीने तक आप इसको इरिगेशन करेंगे, जो भी खाद वगैरह देना है और दवाइयां स्प्रे करनी है। 2.5 महीने बाद क्या होता है कि आप इरिगेशन करते रहते हैं, उसके बाद अचानक इसकी पत्तियां ढलने लग जाती हैं। तो ये सिंबल एक तरह का कि आपका नीचे जो कलियां हैं वो मैच्योर हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। उसके बाद आप उसको पानी देना बंद कर दीजिए। उसके बाद आप कुछ समय बाद उसको धूप में वैसे ही सूखने दीजिए पत्तियों को। फिर आप उसको उखाड़ लीजिए और वहीं पर पाल पे जो जैसे से आपने क्यारियों में उखाड़ा, उसको ढकते जाइए। उसको आपको उखाड़ना इस तरह से है कि वो एक दूसरे के ऊपर ढकती चली जाए, ताकि डायरेक्ट सनलाइट में उसको सनबर्न ना हो। उन कलियों को आप उखाड़ के वहीं पे रहने दीजिए। जब ऊपर की पत्तियां पूरी सूख जाएं, उनको वहां से उठाने के पश्चात किसी भी पेड़ छायादार जगह में आप रखिए और वहां पर उसको सुखा लीजिए। वहां पर सुखाने के पश्चात क्या होगा कि पूरी जो हीट उसने ली थी 25 दिन 20 दिन गर्मी की, वो पूरी उसमें से एयर सर्कुलेशन के माध्यम से वो पूरी उसकी हीट निकल जाएगी। उन कलियों को आपको छांव में वहीं रखे रहने देना है। उसके बाद उनको उड़ा करके, मसल करके पूरी कलियों को तैयार कर लेना है। सर कलियों वाली फोटो बता दीजिए इसमें जो आगे है। हाँ, ये जो आपको दिख रही है महिला लगा रही है, बल्बलेट्स ही हैं ये रखी हुई है। जो इसमें क्या होता है कि ये कलियों को आपको स्टोर करके रखना होता है और अगस्त में लगाना। ये जैसे ये फोटो आप देख रहे हैं, इस तरह की कलियां प्राप्त होंगी। ये बल्बलेट्स हैं, इनको कली बोलते हैं। इनको आपको स्टोर करके रखना है और अगस्त में आपको इसको लगाना है। ये जो कलियां हैं
आप इसको जब अगस्त में लगाते हैं तो इसका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है बजाय आप नर्सरी तैयार करते हैं, क्योंकि खरीफ में नर्सरी तैयार करना बहुत ट्रिकी काम है, क्योंकि इसमें सारी चीजों का रहता है, बारिश अधिक हो गई तो खराब हो गया, और आप इसमें टाइम बाउंडेड रहते हैं, क्योंकि कभी आपने नर्सरी डाली तो उसको आपको किसी भी हालत में 45 से 50 दिन में आपको लगाना ही लगाना है। लेकिन जो बल्बलेट्स मेथड है इसमें आप टाइम बाउंड नहीं है, आप इसको जब भी अनुकूल मौसम आए तब आराम से इसको आप लगा सकते हैं, मौसम जब साफ सुथरा हुआ आराम से इसको लगा सकते हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जुलाई अगस्त में ठंडी जब हवा चलती है तो ये स्प्राउटिंग ना हो, स्प्राउटिंग होती है तो इसको आप बार बार चलाते रहें, बार बार इसको देखते रहें, जिससे कि जो स्प्राउटिंग वाली जो कलियां उनको अलग निकाल के रख देंगे। तो इसमें जिस तरह से बीज दर 5 किलो में आप 1 एकड़ खेत आराम से लगा पाएंगे, लेकिन कभी आप वहीं आप नर्सरी तैयार करने में जाते हैं तो आपको अधिक बीज दर रखना पड़ती है, नर्सरी भी खराब होती है, और एंथ्रेक्नोज और इस तरह की बीमारियों के कारण भी, डैम्पिंग ऑफ के कारण भी नर्सरी प्रॉपर तैयार नहीं हो पाती है। कली विधि की सबसे बड़ी सर नेक्स्ट स्लाइड, कली विधि का फायदे वाले स्लाइड सर। कली विधि की सबसे बड़ी जो फायदा है, एक तो टाइम बाउंड नहीं है, अर्ली मार्केट आप फेच कर सकते हैं। अर्ली मार्केट में ऐसे कि जो कली के द्वारा प्याज तैयार किया जाता है वो 60 से लेकर के 72 डेज में आपका प्याज तैयार हो जाता है। वहीं आप कभी इसकी तुलना करें नर्सरी विधि से, तो नर्सरी विधि में आपको तकरीबन 45 से 50 दिन की नर्सरी रखना पड़ती है, उसके बाद आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें कि आप टाइम बाउंड है कि आपको 45 दिन में उसको ट्रांसप्लांट करना ही होगा, नहीं तो ज्यादा परिपक्व हो गई, ओवर परिपक्व होने के कारण क्या है कि फिर वो बल्ब उतना अच्छा नहीं बनता है, और कभी मौसम खराब रहा हो तो आप कई बार ऐसा होता है कि आप लगा भी नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें आपको सही टाइम पे आप सही लगा सकते हैं, और इसमें आपको दिक्कत नहीं है लगाने में। और अर्ली मार्केट क्योंकि आप 60 से 75 दिन में प्याज आपकी हार्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये फायदा है। और जो खरीफ में प्याज का भाव मार्केट का अच्छा रहता है, तो बल्बलेट मेथड में आपको इसका ये बेनिफिट है कि आप अर्ली मार्केट फेच कर सकते हैं, जल्दी से आपको मार्केट में जाएंगे तो आपको उत्पादन का प्रोड्यूस का माल मतलब भाव अच्छा मिलेगा। अब सर नेक्स्ट स्लाइड। नर्सरी विधि में जैसे कि बीज उपचार के बारे में हम बात करें तो बुआई से पहले बीज का जो आर्द्र पतन या डैम्पिंग ऑफ बीमारी से बचाने के लिए इसमें 2 ग्राम प्रति किलो की दर से थीरम या ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं आप नर्सरी में। और नर्सरी को लगाने से पहले ट्राइकोडर्मा का कभी आप घोल का ड्रेंच कर दें और उसके बाद नर्सरी करें तो ज्यादा बेहतर होता है। रोपाई का समय, खरीफ में जो रोपाई का समय है जुलाई से अगस्त, और रोपण जो है इसका आफ्टर 55 या 50 डेज सितंबर में आप इसको रोप कर सकते हैं। रबी मौसम की जो प्याज की वैरायटी है उनको आप अक्टूबर में नर्सरी तैयार करें और उसका रोपण 20 नवंबर से 15 दिसंबर के आसपास करें। इस समय आप कभी इसका रोपण करते हैं तो आपको अधिकतम उत्पादन मिल सकता है। अब पौधों की दूरी हम इसकी बात करें तो प्लांट से प्लांट की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी तकरीबन 10 सेंटीमीटर आप रखेंगे तो आप इसमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। खरपतवार नियंत्रण, जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज एक उथली जल वाली फसल है, जिसमें कि यदि खरपतवार प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं तो उसके प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। और चूंकि उथली जड़ वाली फसल है और इसमें जो भी न्यूट्रिशंस हैं ये ऊपर से ही ले पाता है, यदि उसी बीच उसमें कभी खरपतवार हो गए अधिक तो ये उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाएगा और वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं ले पाएगा, तो आगे कंद बनने में इसमें मुश्किल आएगी। इसलिए हमें क्या करना है कि पेंडामेथिलिन जो दवाई है उसका उपयोग करना है ट्रांसप्लांटिंग के बाद में। तो इसका 3 ml पर लीटर के हिसाब से आपको उसमें डालना है, ताकि जैसे आप ट्रांसप्लांटिंग के 1 महीने के तक इसमें खरपतवार नियंत्रण रहता है। और उसके बाद यदि कभी कोई खरपतवार होता है तो आप निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं, या तो फिर जो ऑक्सीफ्लोरोफेन करके एक दवाई है 23.5 EC वाली, उसको आप 1.5 से 2 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि जो ब्रॉड लीफ वाली जो खरपतवार है उसको नियंत्रित करती है। और सकरी पत्ती के लिए आप जो विप सुपर करके एक दवाई है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नर्सरी और जो बल्बलेट मेथड है उसमें जो होने वाला इकोनॉमिक्स क्या है, आय व्यय।
यदि आप बीज की बात करें तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ आपको बीज लगता है बल्बलेट्स मेथड में, जो कि इस साल कभी आप बीज का रेट देखें तो तकरीबन 2000 से 3000 रुपए प्रति किलो, तो आपको तकरीबन 8000 रुपए तक का बीज लगेगा। इसमें मजदूरी तकरीबन 100 मजदूर लग जाएंगे आपको शुरू से अंत तक, जिसमें कि आपका जनवरी में लगाने का और उसको 2.5 महीने बाद मार्च अप्रैल में उखाड़ने की मजदूरी, फिर उसको छांटने की और उसको साफ करने की, फिर जून जुलाई में उसको 1-2 बार चाल देना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन उसमें बना रहे और जो स्प्राउटिंग हुई हुई कलियां हैं उसको आप निकाल सकें। तो इसमें टोटल जो मजदूरी लग जाती है वो 100 मजदूरी। अब इसमें लगाने का भी और उखाड़ने की मजदूरी भी शामिल है। जो खाद का खर्च है, दवाई खाद वगैरह 4 से 5000 का खर्च ये हो सकता है। और माल ढुलाई में इसमें आपका ये आ गया कि जब खेत में प्याज निकला उसके बाद कट्टे वट्टे भरना और उसमें तो 5000 का ये खर्च और 600 रुपए का ये खर्च, कुल लागत आपकी कभी आप देखें तो 1 एकड़ की कली जो बल्बलेट्स मेथड से तैयार करने में तकरीबन 30 से 32,000, 25,000, 30,000 के आसपास बैठता है। ये अलग अलग जगहों पर जो दिन की दिहाड़ी मजदूरी की है उसके हिसाब से आप ऊपर नीचे हो सकता है। अब उत्पादकता की कभी बात की जाए तो आप इसमें कभी खरीफ में अर्ली कभी कली लगाते हैं अगस्त में, 10 अगस्त से 15 अगस्त का एक बीच का टाइम का सेगमेंट होता है जब बारिश थोड़ी कम हो जाती है और उस समय आप परफेक्ट टाइम होता है इसको कली को लगाने के लिए। यदि आप थोड़ा अर्ली लगाते हैं तो आपको 150 कट्टा प्रति एकड़ उत्पादन मिल सकता है और इसी को आप थोड़ा डिले करते हैं और सितंबर तक जाते हैं तो यही कली आपको 1 एकड़ पे 200 से 250 कट्टे या 300 कट्टे तक भी उत्पादन मिल सकता है। चूंकि इस मेथड में आप 60, 65 या 68 डेज, इसमें जमीन कभी आपकी लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी है और स्लोप वाली जमीन, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको स्लोप वाली जमीन लेनी है और जिसमें कि बारिश होने की स्थिति में पूरा पानी निकासी हो जाए, क्योंकि यदि अधिक बारिश होती है तो इसमें फिर आर्द्र गलन और एंथ्रेक्नोज और अल्टरनेरिया इस तरह की बीमारी आने का चांसेस अधिक होते हैं। इसलिए आप स्लोप वाली जमीन का सिलेक्शन करें इसमें, और लाल मिट्टी हो तो बेहतर है क्योंकि उसमें आपको 5 से 10 दिन अर्ली आप आ सकते हैं। लास्ट वाली स्लाइड सर, शोन सर, लास्ट स्लाइड सर, आएगी आई वाली। हाँ, इसमें आप कभी देखें 68 दिन में आपका क्रॉप आ जाता है कभी, तो आप अर्ली मार्केट में आपको 30 रुपए से लेकर के 40, 50 या 60 रुपए प्रति किलो तक का मतलब भाव मिल सकता है आसानी से। जैसे अभी की बात की जाए तो अभी भी जो हमारे यहाँ आसपास के गांव में प्याज निकल रही है 25 से 30 रुपए प्रति किलो जो इंदौर में रेट मिल रहा है। यहाँ मेरे खुद के जो अंकल हैं उनके यहाँ 55 रुपए प्रति किलो तक का उनको रेट मिला है इस साल कली के प्याज का, जो कि एवरेज इसका अपन पकड़े तो 150 से 200 कट्टे आराम से निकलता है। तो 1 एकड़ में आप आराम से 1.5 लाख या 2 लाख, 2.5 लाख तक उत्पादन ले सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। सिंचाई की बात कर लेते हैं तो प्याज में हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको हल्की सिंचाई करनी है। बहुत ज्यादा देर तक पानी कभी जमीन में रहता है तो फंगल इन्फेक्शंस को बढ़ावा मिलता है। इसलिए प्याज के रोपण या जो ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद एक सिंचाई करें, फिर 6 से 8 दिन बाद जैसे आप उसकी रूट स्टैब्लिश हो जाती हैं उसके बाद एक हल्की सिंचाई जरूर करें। कंदे के अच्छे विकास के लिए हल्की सिंचाई हर सप्ताह के अंतराल से देते रहें। खरीफ के मौसम में जैसे कि आर्द्रता रहती है, नमी में भूमि में नमी रहती है, इसलिए अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे आप रबी की बात करें तो रबी में आपको फ्रिक्वेंट इरिगेशन देना पड़ता है। बरसात में 4 से 5 सिंचाई पर्याप्त होती है। रबी के लिए 10 से 12 सिंचाई, क्योंकि इसमें आपको टेम्परेचर बढ़ जाता है इसलिए अंतराल कम करना पड़ता है सिंचाई का। खरीफ मौसम में फसल के लिए 10 दिन पहले जैसे ही आपका देख लिया कि आपकी फसल ढल रही है या 70 से 80% जो पत्तियां ढल रही हैं तो आपको सिंचाई बंद कर देनी है। और रबी मौसम में ये परिपक्वता जल्दी आ जाती है, लेकिन प्याज बल्ब बनने के लिए आपको इसमें न्यूट्रिशंस का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। सिंचाई की विधियां, सामान्य विधि हम जैसे कि फ्लड इरिगेशन
टपक सिंचाई विधि, बौछार विधि। इसमें बौछार विधि थोड़ी फायदेमंद है यदि जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक होता है, तो आप वहाँ इस विधि का उपयोग करें, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है वहां पर थ्रिप्स आने की संभावना अधिक होती है। तो जहाँ टेम्परेचर 35, 38 या 40 के ऊपर जाता है, तो वहां पर आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। पर अधिक उत्पादन के लिए सबसे अच्छी टपक सिंचाई विधि है, जिसमें कि आप 400 से 500 कट्टे प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। किस्मों की बात कर ली जाए तो प्याज में एग्रीफाउंड डार्क रेड, जो कि खरीफ की वैरायटी है, जो बहुत बढ़िया शानदार स्कारलेट कलर का प्याज आता है, स्कारलेट रंग का बहुत सुंदर प्याज 95 टू 100 डेज में ये तैयार हो जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कंद गोलाकार और बहुत शाइनी कलर वाले होते हैं। एक किस्म है N241, जो कि रबी की किस्म है। नेक्स्ट स्लाइड सर। N53 खरीफ के लिए ये वैरायटी सबसे पहली है, लेकिन अब इसमें बहुत सारी बीमारियां और बीमारियों के प्रति उतनी सहनशील नहीं है, लेकिन इसको आप लगा सकते हैं यदि आपके यहाँ बारिश थोड़ी कम होती है तो। अधिक बारिश में इसमें बीमारियों की संभावना ज्यादा आती है, इसलिए आप भीमा सुपर या भीमा डार्क रेड या ADR लगाएं, ज्यादा बेहतर किस्में हैं। अर्का निकेतन, इसकी समयावधि 150 दिन की है। उत्पादन क्षमता 420 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पछेती, नेक्स्ट स्लाइड। पछेती जो खरीफ में कभी आप लगाना चाहते हैं तो भीमा सुपर करके एक वैरायटी है, जो DOGR की द्वारा विकसित की हुई है। इस वैरायटी की उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। 48 टन तक एक हेक्टेयर में आप उसका उत्पादन ले सकते हैं। पूसा लाल ये किस्म IAF द्वारा विकसित की हुई, जो कि 125 से 140 दिन में आ जाती है। इसका उत्पादन क्षमता 250 से 300 टन है, 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, क्षमा कीजिए। अर्का कल्याण एक वैरायटी है जो कि 140 से 150 दिन में है। इसकी क्षमता 470 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कंद गुलाबी रंग के और गोलाकार एवं 130 से 190 ग्राम वजन वाले होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। भीमा सुपर, जैसे कि मैं बात कर रहा था, भीमा सुपर एक बहुत बढ़िया वैरायटी है, जो कि लेट खरीफ सेगमेंट में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। और इसके कंद बहुत शानदार, सुडोल और सिंगल सेंटर्ड आते हैं, जिसमें कि बोल्टिंग की समस्या कम होती है और इसमें दो मुहे प्याज आने की दर बहुत ही कम है। तो ये वैरायटी कभी आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका उत्पादन काफी 400 से 500 कट्टे प्रति एकड़ का उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। इसमें थोड़ी मिठास लिए होती है और इसकी भंडारण भी बहुत अच्छा होता है। ये आप इसका सीड DOGR से प्राप्त कर सकते हैं। भीमा गहरा लाल, जो मैं अभी बात कर रहा था, भीमा डार्क रेड करके वैरायटी, ये खरीफ वाली वैरायटी है। इसको आप खरीफ में लगाएंगे तो इसमें बीमारियां कम आती है, 95 डेज में आ जाती है ये। और उत्पादन क्षमता इसकी 200 से 220 है। बल्बलेट्स के लिए ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है। कभी आप इसका बल्बलेट बनाते हैं तो बहुत सुंदर कलर के कारण इसका आप प्राइस अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। भीमा लाल, ये भी अच्छी वैरायटी है। ये पिंक कलर की वैरायटी है। इसका कलर उतना डार्क नहीं होता है। इसको भी आप लेट खरीफ में कभी लगाते हैं तो ज्यादा अच्छी वैरायटी ही है। मध्य प्रदेश में रबी सीजन के लिए भी इसकी सिफारिश की गई है और बहुत सुंदर इसका बल्ब होते हैं। भीमा श्वेता, महाराष्ट्र के कुछ एरिया में और हमारे यहाँ भी कुछ जगहों पर जैन इरिगेशन वाले इस वैरायटी को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इसको आफ्टर मतलब प्रोसेसिंग, इसका पेस्ट वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग ज्यादा होता है। इसकी समय अवधि 100 से 120 दिन है। उत्पादन क्षमता 260 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कंद सफेद रंग के एवं गोलाकार और इसका TSS कंटेंट 11 से 12% है। रबी मौसम के लिए बहुत उपयुक्त वैरायटी है। भीमा शुभ्रा, यह भी DOGR द्वारा विकसित की हुई वैरायटी है। उत्पादन क्षमता इसकी 360 से 420 और पछेती में इसका उत्पादन काफी अच्छा है। इसका TSS कंटेंट है 11 से 12%। ये भी प्रोसेसिंग के लिए काफी अच्छी वैरायटी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। L88 अभी खरीफ की जितनी भी वैरायटी आई हैं, इसमें सबसे प्रॉमिसिंग वैरायटी कभी किसी को देखा जाए तो L88 है। इसकी बल्बलेट्स द्वारा कभी आपको बनाना है और बल्बलेट बनाना है तो ये उपयुक्त सबसे अच्छी वैरायटी है। इसमें बोल्टर्स बहुत कम आते हैं। सभी प्याज एक जैसे, एक साइज के, एक मैच्योरिटी वाले और बोल्टिंग नहीं होने के कारण और दो मुहे प्याज नहीं होने के कारण इसकी डिमांड काफी अधिक है। और सबसे बड़ी विशेषता L88 की ये है कि ये डायरेक्ट सोइंग में
85 डेज में आ जाती है, जबकि डायरेक्ट सोइंग में कोई भी वैरायटी 90 टू 100 डेज के पहले कभी नहीं आती है। इसलिए ये वैरायटी यदि आपको मिल रही है एनएचआरडीएफ से, आप इसके बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके कंद बहुत ही चमकदार और एक साइज के, सिंगल सेंटर्ड और बिल्कुल बोल्टिंग नहीं होने के कारण आपको इसका उत्पादन अच्छा मिलता है। यह वैरायटी आपको 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे सकती है, 200 क्विंटल तक आराम से। एनएचआरडीएफ रेड 3 ये वैरायटी रबी सेगमेंट की वैरायटी है। इसका 1 एकड़ पे 400 से 500 क्विंटल तक का आपको 400 कट्टे, क्षमा कीजिए, 250 क्विंटल आराम से इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। 400 से 450 500 कट्टे प्रति एकड़ आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। इसके 2 या 3 बल्ब का जो वजन है 1 से 1.5 किलो तक का आता है, तो सबसे अच्छी वैरायटी है। कीपिंग क्वालिटी के भी देखा जाए तो ये आप 7 महीने 8 महीने आप इसको स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। यह वैरायटी पुणे फुरसंगी जो वैरायटी है उसका एडवांस वर्जन है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित किस्में। मध्य प्रदेश में एनएचआरडीएफ ने जो अनुशंसित की हैं किस्में, लाल में फुले समर्थ, भीमा राज, भीमा डार्क रेड, भीमा सुपर और एनएचआरडीएफ रेड 2, पूसा रत्नाकर, पूसा रेड, ये जो किस्में हैं ये खरीफ के लिए हैं। जो N241 है और ये वैरायटी रबी सेगमेंट के लिए है। पुणे फुरसुंगी हो गया, रेड 3 हो गया, रेड 4 हो गया। और पीली जो प्याज जो बाहर एक्सपोर्ट होती है उसमें अर्ली ग्रेनो, फुले सुवर्णा, और जो सफेद जो प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है उसमें पूसा व्हाइट, फ्लैट और जो शुभ्रा करके वैरायटी है DOGR की, वो वैरायटी है। जो सामान्य छोटी जो किस्में हैं एग्रीफोन रोज जो कि कर्नाटका और जिसको GI टैगिंग मिली है बेंगलोर के आसपास, वहां के लिए अनुशंसित है, ये मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। संकर किस्में जो हैं अर्का कीर्तिमान और अर्का लालिमा। नेक्स्ट स्लाइड सर। पोषक तत्व प्रबंधन की बात कर ली जाए तो साथियों, प्याज एक अच्छी उपज के लिए अच्छा न्यूट्रिशन देना ज्यादा जरूरी है। तो यदि हम इसमें उर्वरकों की मात्रा की बात कर लें तो 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और पोटाश 50 से 100 किलोग्राम। इसमें पोटाश अहम भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन का उपयोग हमें बहुत सोच समझ के करना है। किसी भी परिस्थिति में 45 डेज के बाद प्याज में किसी भी तरह का नाइट्रोजन नहीं डालना है, अदरवाइज उसमें बोल्टिंग की समस्या आएगी और जोड़ वाले प्याज ज्यादा बनेंगे और उसमें थ्रिप्स का अटैक भी अधिक होगा। इसलिए नाइट्रोजन जो भी देना आपको बेसल डोज में देनी है और सेकंड और थर्ड इरिगेशन में आपको देना है, और 50 डेज 45 डेज के बाद में कभी नाइट्रोजन नहीं देना है। बाद वाली अवस्था में आपको पोटाश का उपयोग करना है। 05234 यदि आप उसमें स्प्रे करते हैं जब प्याज बल्ब बनने लग गए हैं, और 2 स्प्रे 3 स्प्रे आप 05234 के करते हैं तो आपका प्याज बहुत शानदार शाइनी कलर का और सुडोल और एक जैसा आएगा। इसमें जिंक भी अधिक भूमिका निभाता है, चूंकि ये घास वर्गीय है। इसमें आपको जो भी न्यूट्रिशन, इसकी रूट्स चूंकि उथली होती हैं और इसका पूरे जो पत्ती है वो पूरे फोटोसिंथेसिस का काम करती है, और जिंक है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इसलिए आप इसमें क्षमा कीजिएगा, कभी मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ, यारा के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं। यदि आप उसको डालते हैं जेंटेक करके तो आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। सल्फर भी 20 किलोग्राम प्रति एकड़ और 20 किलोग्राम जिंक अभी आप बेसल डोज में ही डाल देते हैं तो भी बेहतर है, या फिर आप स्प्रे के माध्यम से करते हैं तो भी बेहतर है। सल्फर इसमें 2 भूमिकाएं निभाता है, एक तो न्यूट्रिशंस भी हो गया, ऊपर से कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का काम भी करता है, और सल्फर एक आर्केरासाइड भी है, इसलिए मकड़ी वगैरह की समस्या से भी आप इसमें निजात पा सकते हैं। पौधरोपण के पहले नाइट्रोजन आधी मात्रा में, फास्फोरस और पोटाश पूर्ण मात्रा में आप खेत में मिला दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। कीट प्रबंधन, जैसा कि मैंने कहा, अब जब भी इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्याज एक ऐसी फसल है जो कि टेम्परेचर और हवामान और जैसे ही परिवर्तन होता है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है मौसम के प्रति। इसलिए प्याज की फसल में आप जब भी कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है या बारिश हो रही है तो आपको हमेशा तैयार रहना है। इसमें थ्रिप्स की समस्या काफी आती है। जब भी टेम्परेचर 28 डिग्री के ऊपर हुआ है आपको हमेशा तैयार रहना है उसमें स्प्रे करने के लिए, क्योंकि थ्रिप्स आएगा ही आएगा। शुष्क और टेम्परेचर बढ़ने पर ये कीट हमेशा प्रभावी हो जाता है और फसल को बहुत ज्यादा खराब करता है। थ्रिप्स एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण ये अन्य बीमारियों को भी न्योता देता है। यदि थ्रिप्स आपने कंट्रोल नहीं किया तो उसमें स्टेम फाइलम ब्लाइट आने की समस्या बढ़ जाती है, बैंगनी धब्बा बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है, आइरिस येलो स्पॉट बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए आपको इस कीट को हमेशा
आपके कंट्रोल में ही रखना है और ये कभी भी थ्रेशोल्ड लेवल के बाहर ना जा पाए। इसलिए इसको क्या करना है आपको कि इसमें जो भी आप इंसेक्टिसाइड उपयोग कर रहे हैं, कभी भी एक क्लास के इंसेक्टिसाइड का उपयोग ना करें, हमेशा बदल-बदल के करें। किसी भी फंगिसाइड का जब आप उपयोग कर रहे हैं तो उसको भी बदल-बदल के करें, ताकि किसी भी तरह का रेजिस्टेंस डेवलप ना हो पाए। तो पत्तियों में कभी 10 से 12 थ्रिप्स की संख्या से अधिक हो जाता है, तो आपको इसमें फिप्रोनिल या फिर इमिडाक्लोप्रिड या कार्बारिल का उपयोग करना है। थ्रिप्स द्वारा जो कट किया जाता है, उसके कारण फंगस की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए आपको इस जीव से हमेशा बचाव करके रखना है। 28 डिग्री या 25 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर हुआ तो हमेशा आपको थ्रिप्स से इसको बचाना है। इसकी रोकथाम के लिए प्रोपेनोफास, कार्बोसल्फान, कार्बारिल, स्पिनोसाइड नामक दवाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं। स्पिनोसाइड इसके लिए सबसे अच्छी दवा है, जो कि जैविक वाले भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। मैगोट्स, यह जो आर्द्र जलवायु वाली जगहों पर इसका ज्यादा प्रकोप देखने में आया है। मैगोट्स बल्ब में सुराख कर लेते हैं और उसको नीचे से जड़ को काट करके पूरा पौधा खराब हो जाता है। इसको रोकथाम के लिए नियमित फसल चक्र का उपयोग करें। कोई भी जो क्रॉप का रेसिड्यू खेत में ना बचने पाए, और आप गहरी जुताई करेंगे तो मैगोट्स की समस्या उतनी नहीं होगी। और बुआई से पूर्व क्लोरोपाइरिफास या थिमेट का उपयोग कर उपचारित करने से इसकी समस्या से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर। कटवॉर्म, इसके लक्षण पत्तियों को नीचे से छेद हो जाते हैं। इसमें कभी आप ढंग से इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको कटवॉर्म के अलग ही लक्षण दिखाई देंगे। ये सुंडियां 30 से 50 mm की होती हैं, जो कि लंबा सुराख करती हैं और पूरी पत्तियों को खाकर तने को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप क्लोरोपाइरिफास या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट का आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि इसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। कई बार देखने में ये आया है कि बारिश में यदि नमी अधिक है जमीन में या बारिश ज्यादा गिर गई, तो जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या है, ये बहुत भयावह रूप लेते जा रही है। महाराष्ट्र में भी इस साल बहुत ज्यादा इस बीमारी के कारण नुकसान हुआ है। एमपी में भी बहुत सारी जगहों पर पौधशाला बन ही नहीं पाई। कई बार नर्सरी डालने के बाद भी किसानों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। यह स्क्लेरोशियम राल्फासी नामक कवक होती है, उसके कारण होता है। और इसका सबसे बढ़िया जो मैनेजमेंट है, आप मृदा सौरीकरण करें। जहां भी आप नर्सरी डालते हैं वहां पर मृदा सौरीकरण करके आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। या खरीफ में आप जो रेस्ट बेड वाली नर्सरी है उसका उपयोग करें। इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नर्सरी में ही ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो एक फफूंद है, उसका उपयोग करें। इसमें बहुत हद तक इसका उपयोग मतलब इसको आप नुकसान मतलब जो भी नुकसान से बच सकते हैं। कभी आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो डैम्पिंग ऑफ की समस्या नहीं आएगी। ज्यादा आपको उसमें फ्रिक्वेंट इरिगेशन नहीं देनी है। इस रोग से 10 से 90% पौधे नष्ट हो सकते हैं, और नर्सरी भी नष्ट पूरी इस बार जो हुई है वो इसी बीमारी के कारण हुई है। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि हम इसकी बीमारी की रोकथाम की बात करें तो बुआई के लिए स्वस्थ बीज का चयन करें। बीज के बुआई से पहले थायरम नामक दवाई से या तो फिर ट्राइकोडर्मा, कभी जैविक में कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा वीडी और स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस करके जो दवाइयां हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। एक ही खेत में बार बार नर्सरी न लगाएं, क्योंकि क्या होता है कि बार बार एक ही खेत में लगाते हैं तो वो बीमारियां वहां पे घर कर जाती हैं और उनका रेजिस्टेंस भी डेवलप होते रहता है, और वही बीमारी आपको हर बार नुकसान करती है। नर्सरी की ऊपरी भूमि को हमेशा थायरम से या तो फिर कार्बेंडाजिम से ट्रीट करें। नर्सरी को 15 दिन के अंतराल से थायरम से और 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। नर्सरी में 250 गेज की, जैसे कि मैं बता ही चुका हूं, आप मृदा सौरीकरण कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड सर। बैंगनी धब्बा बीमारी, जो जहां पर किसान अधिक प्याज की फसल ले रहे हैं, वहां पर यह बीमारी अधिक देखने में आई है। और इसका जो प्रकोप होता है, आर्द्रता जब जैसे कि नवंबर और दिसंबर के समय में क्या होता है कि ओस ज्यादा गिर रही होती है और टेम्परेचर कम होता है और आर्द्रता अधिक होती है जमीन में, तो इसका प्रकोप होता है। और ये बहुत
क्या कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक बीमारी है, क्योंकि कभी ये आग के प्लॉट में आ गई तो ये 40 से 50% फसल को बर्बाद कर सकती है। यह रोग किसी भी अवस्था में आ सकता है, लेकिन आर्द्रता वाली जलवायु में इसका अधिक देखने में आया है, जो कि नवंबर और दिसंबर में ओस अधिक गिरती है तब ये अधिक होता है। इस रोग में पत्तियां जो हैं, जो डंडियां होती है, पत्तियों की जो सरफेस होती है, वहां पे बैंगनी रंग का एक छोटा सा धब्बा बनता है, और जो कि लंबवत आगे बढ़ते जाता है, और वहां से पत्तियां मुरझा के टूट के गिर जाती हैं, और पौधे की जो गर्दन है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, और ये 70 से 80% आपके पौधे को नुकसान कर सकता है। जब टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री तक होता है और 80% से अधिक आर्द्रता होती है, तो इसकी संभावना अधिक होती है। इसके लिए आप थ्रिप्स को कंट्रोल में रखिए, और इसमें जो दवाइयां हैं, आप बायर कंपनी का जो है नेटिवो उसका उपयोग करें, या कैब्रियोटॉप, इसको अच्छे से कंट्रोल करता है। पर सबसे अच्छा इसका उपयोग ये है कि आप ज्यादा डेंस ना लगाएं पौधे को, थोड़ा पौधों के बीच में गैप रखें, और आपकी जो एयर सर्कुलेशन हमेशा बना रहे कभी पौधों में, ईस्ट वेस्ट में आप कभी लगाते हैं तो एयर सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो आपको इससे निजात मिल सकती है। और क्रॉप रेसिड्यू को हमेशा खत्म करिए इस बीमारी से, कभी आपको निजात पाना है तो। डाउनी मिल्ड्यू, मृदुमिल आसिता, इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियां ऊपर से मुड़ने लगती हैं और पीली होकर के बीच में से टूट जाती हैं। इसका इसका नुकसान है 30 से 40%, ये भी आपकी फसल को पूरा खराब कर सकता है। इसको रोग प्रबंधन के लिए आप जिनेब करके जो दवाई है 2 ग्राम प्रति लीटर, या केराथान 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप उपयोग करिए, तो आप इससे निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। स्टेम फ्लेलम बाइट, इसका जो प्रभाव है वो जनवरी के टाइम में ज्यादा देखा गया है। जैसे कि मैंने बताया, थ्रिप्स का यदि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और जनवरी में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये बीमारी एक तो सीड प्रोडक्शन में सबसे भयानक बीमारी है, और प्याज में ये भी जनवरी के बाद जैसे जैसे 14 जनवरी 18 जनवरी के आसपास टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये बीमारी के नुकसान ज्यादा देखने में आया है। ये स्टेमोफिलियम वेसिकरियम नामक एक कवक होती है, उसके कारण होता है। इसमें जो कंद होते हैं, और जो उम्बल्स वाले, मतलब सीड प्रोडक्शन वाला प्लॉट होता है, उसमें क्या होता है कि जो उम्बल्स लगे हुए जो डंडियां होती हैं, वो बीच से टूट के गिरने लग जाती हैं, और नीले रंग या पीले रंग की धारियां बनती हैं, और लंबाकार धब्बे बनते जाते हैं, और ये पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। इसका नुकसान तकरीबन 80 से 90% तक हो सकता है। इसका प्रबंधन के लिए अभी आप देखें तो खेत हमेशा साफ रखें, लास्ट जो भी क्रॉप है उसका रेसिड्यू न रहे, संक्रमित फसल के अवशेषों को खेत से बाहर जाके जलाएं और बिल्कुल नष्ट कर दें। इसके जो लक्षण दिखाई दें तो आप इसमें ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन करके एक जो दवाई है जो नेटिवो में है, आप उसका उपयोग करें, तो ये बेहतर तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और थ्रिप्स को आप इसमें आने ही ना दें, तो आप इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। प्याज का कंड, इसमें क्या होता है, बुआई से ये ज्यादा आर्द्र जमीनों में इसमें दिखाई देता है, और यदि आप इसका कंट्रोल करना चाहते हैं तो नर्सरी को मिथाइल ब्रोमाइड करके एक जो दवाई है उसका 1 किलो प्रति 25 वर्ग मीटर की दर से उपचारित करें, इससे यह बीमारी कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट सर। काली फफूंद, जिसे कि ब्लैक मोल्ड कहते हैं, यह एस्पेरालजिस नाइजर नामक फफूंद के कारण होती है। यह सर्वत्र पाया जाता है, परंतु जहां पर क्या होता है कि आप जब आपकी फसल परिपक्वता की ओर है और आप उसमें कभी इरिगेशन कर देते हैं, तो स्टोरेज वाले जो प्याज हैं उसमें इस तरह की फफूंद का ज्यादा नुकसान देखने में आया, जिससे कि स्टोरेज लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यह सर्वत्र पाया जाता है, परंतु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसका अधिक प्रकोप झेलना पड़ता है। जहां भी प्याज निकालते हैं और वहां पर कभी आप उसको पूर्ण तरह से एयर सर्कुलेशन वाली जगहों पर नहीं रखते हैं और उसमें नमी बरकरार रहती है, तो ये स्टोरेज में यह काली फफूंद बहुत नुकसान पहुंचाती है। भंडारगृह में रोग प्रबंधन, इस बीमारी से बचने के लिए प्याज को खेत में कम से कम 2 दिन या 4 दिन तक आप आराम से सूर्य की रोशनी में सूखे में छोड़ दें, और एयर सर्कुलेशन हमेशा बना रहे। भंडारण से पहले प्याज को 10-15 दिन तक छाया में सुखा के रखें, या पाली को ढक के रख दें, ताकि उसकी जो नमी है
वो पूरी निकल जाए, उसके बाद आप उसको घर ला करके रखें, क्योंकि वो प्याज जो टेम्परेचर में बाहर था और जो उसकी प्याज की नमी है उसके कारण ये फफूंद जन्म होती है, फफूंद का जन्म होता है। इसलिए आप इसको कम से कम 8 से 10 दिन खेत में बना रहने दें, उसके बाद आप उसको स्टोर करें। नेक्स्ट स्लाइड सर। भंडारण में प्याज की ग्रीवा विगलन, यह रोग ब्रोटाटाइटस अली नामक कवक से होता है। भंडारण में होने वाली बीमारियों में यह प्रमुख बीमारी है। इससे भी तकरीबन 50% तक का लॉस देखने में आया है। यह रोग जब प्याज निकालने पर होता है उस समय लगता है रोग के जो लक्षण है भंडारण के बाद दिखाई देते हैं, क्योंकि आपकी उसमें आर्द्रता होती है। इसलिए इसका प्रबंधन के लिए प्याज को निकालने के बाद उसको खेत में 3-4 दिन पत्तियों समेत सुखाना चाहिए, ताकि आपका जो नेक है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। जब नेक बंद हो जाएगी तो उसमें किसी भी तरह की फंगस नहीं आ पाएगी। और इसका आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जब भी आप प्याज की कटिंग कर रहे हैं रबी में, तो आपको उसको पूरा सूखने देना है नेक को, और जब आपको उसको कटिंग कर रहे हैं तो प्याज को थोड़ा घुमा के काटें, तो उससे क्या होगा कि उसका मुंह पूरा बंद हो जाएगा, तो आपको स्टोरेज लॉसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर। ट्विस्टिंग एंड कर्लिंग, यह बीमारी कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में देखी गई है, और अभी मध्य प्रदेश में भी जो खरीफ की प्याज थी सबसे ज्यादा इसी बीमारी के कारण खराब हुई है। जो खरीफ में जो प्याज खराब हुआ है, जो ट्विस्टिंग, इसमें क्या होता है कि जो प्याज का बल्ब होता है उसके ऊपर जो स्टेम वाला पोर्शन होता है वो लंबा और एलोंगेटेड हो जाता है, और वो जिसको बोलते हैं जलेबी रोग या जलेबी की तरह वो गोल गोल घूमने लग जाता है। तो ये कलेक्टर ट्राइकम गैस्पेरोइडेस फफूंद जो होती है उसका कारण है, और ये खरीफ में ज्यादा नुकसानदायी है। इसकी पत्तियां मुरझाकर मुड़ जाती हैं एवं पत्तियां असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और जलेबी जैसी हो जाती हैं। इसको जलेबी रोग भी हमारी लोकल भाषा में कहा जाता है। इसका उपचार है बेनामिल करके जो दवाई है उसका स्प्रे करें, और यदि यह पैचेस में आता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो बीमारी है हमेशा पैचेस में आती है, पूरे क्षेत्र में एक साथ नहीं आएगी, छोटे छोटे पैचेस में आएगी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रेस्ड बेड में आप उठी हुई क्यारियों में या तो लगाएं, और यदि इस बीमारी का लक्षण दिखाई देने लग गए हैं तो शुरुआती अवस्था में यदि आप कैब्रेटॉप करके एक दवाई है उसका उपयोग या उसके ड्रेंच करें उस जगह पर, तो यह बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। और इसको बढ़ने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन या इस तरह की कोई भी एंटीबायोटिक जो दवाई है उसका स्प्रे पूरी फसल पे करें, ताकि एक जगह से दूसरी जगह ये बीमारी फैले ना। बोल्टिंग की जो समस्या आती है प्याज में, सबसे ज्यादा वहां देखने को आती है जो अनियंत्रित रूप से यूरिया का उपयोग करते हैं, और सही किस्म का सही टाइम में यदि आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। कई बार किसान खरीफ की वैरायटी को रबी में लगा देते हैं, या रबी वाली वैरायटी को खरीफ में लगा देते हैं, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और आप यूरिया का अधिक उपयोग करेंगे तो बोल्टिंग की समस्या अधिक आएगी। इसलिए उर्वरक का अत्यधिक और अनुशंसा से अधिक उपयोग न करें। अधिक आयु वाली जो पौध है उसका उपयोग न करें, क्योंकि यदि आप 60 दिन से ऊपर वाली किसी भी नर्सरी का उपयोग करते हैं तो वहां पर 50 से 60% बोल्टिंग की समस्या आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। दैहिक विकार जो कि कंद फटना या दो मुहे या जोड़ होना, इसमें या तो आपकी फसल में बोरान की कमी है, या आप आवश्यकता से अधिक उसमें सीड मतलब फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, या तो आपने जो सही डिस्टेंस है उस पर आपका प्याज नहीं लगाया है। इसलिए आपको इसमें इन चीजों का ध्यान रखना है। हमेशा 4 से 5 सेंटीमीटर जो दूरी बताई है उसी में लगाएं। यदि आप थोड़ा ज्यादा अधिक दूर लगा देंगे तो उसमें दो मुहे प्याज बनने की समस्या बढ़ जाएगी, और प्याज के कंदों में इस तरह के विकार आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। प्याज की क्यूरिंग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मार्केट में अच्छा प्राइस लेना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा इस पे भी ध्यान देना होगा। कई बार किसान क्या करते हैं, डायरेक्ट प्याज की कटिंग करी, हार्वेस्टिंग करी, उसको फटाक से मंडी ले जाते हैं। वहां पे उनका प्याज अच्छा नहीं दिखता है, उसका मुंह खुला हुआ दिखता है, तो व्यापारी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या उसकी भाव उतना अच्छा नहीं मिल पाता। इसलिए आप क्या करें, जब भी प्याज आपकी हार्वेस्टिंग पे आ गई है, आप उसको कुछ दिन
खेत में ही पड़ा रहने दें। जब उसकी नेक पूरी तरह से सूख जाए, आप तब उसको कटिंग करें। उससे क्या होगा कि आपकी प्याज सुंदर और सुडौल दिखेगी और उसका मुंह बंद रहेगा, तो आपको स्टोरेज लॉसेस उसमें नहीं होंगे। और हमेशा जब भी प्याज की कटिंग करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर पत्तियों को छोड़ करके, जहां से प्याज कनेक्ट हो रहा है स्टेम से, वहां से छोड़ के कटिंग करें, ताकि वो दिखने में अच्छा दिखे और उसका स्टोरेज अच्छे से हो पाए। तो ये क्यूरिंग बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका थोड़ा ध्यान रख के काम करें, तो आपको मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिलेगा और आपका स्टोरेज भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, ये इस तरह की फोटो है, इसमें आप देख सकते हैं कि प्याज को कटिंग करके उन्होंने खेत में ही पत्तियां से ढक दिया है। अब इसमें प्याज में जो नमी होगी वो पूरी निकल जाएगी और प्याज पे शाइनिंग आएगी, उसका छिलका बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो ये क्यूरिंग एक महत्वपूर्ण है, आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने बताया, कटाई भी एक ट्रिकी है। यदि आप रबी के मौसम में प्याज की कटाई सही तरीके से करते हैं तो आप आपके प्याज को 7 से 8 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें करना यह है कि जब प्याज पूरी तरह से क्यूरी हो गई है, उसके बाद में आप जब प्याज को काट रहे हैं तो उसको हल्का सा ट्विस्ट करें और फिर कटिंग करें, तो उसका मुंह बंद हो जाता है। और जब मुंह बंद हो जाता है तो उसमें किसी भी तरह की फंगस और ये जाने के चांसेस कम होते हैं और उसका जो पानी सूखने के कारण जो वेट लॉस होता है, वेट लॉस भी थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि उसका मुंह बंद हो जाता है, तो आपका वजन बहुत धीमे गति से घटता है। इसलिए आप इसका थोड़ा ध्यान रखें कटाई का। रबी मौसम में जो प्याज है उसकी आप कटिंग इस तरह से करेंगे तो आपको स्टोरेज में काफी लंबे समय तक आप बढ़ा सकते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन, 1 महीना आप आराम से बढ़ा सकते हैं आपकी क्यूरिंग और कटाई सही तरीके करने से। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। उपज, यदि हम खरीफ की बात करें तो 150 से 200 क्विंटल या 150 से 200 कट्टे आप खरीफ में ले सकते हैं। और रबी में आप कभी देखा है तो आपका उत्पादन, चूंकि ये लंबी वैरायटी होती है और इसको पूर्ण टाइम मिलता है पकने के लिए और धूप अच्छी मिलती है, तो इसका जो उत्पादन है वो 300 से 400 या 250 क्विंटल तक आराम से ले सकते हैं। 350, 400। और रेड 3 वैरायटी यदि आप ले रहे हैं रबी में, तो आपको 400 कट्टे या 500 कट्टे प्रति एकड़ आप उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ मैं हेक्टेयर में लिखा है, मैं एकड़ की बात कर रहा हूँ। तो आप 400 से 500 कट्टे प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड सर। छटाई, यदि आप मार्केट में सही आपके माल को सही तरीके से छांट के सही तरीके से ग्रेडिंग करके ले जाएंगे तो आपको आपकी फसल का पूर्ण दाम मिलेगा। यदि आप उसी को मिक्स करके ले जाएंगे तो आपका प्याज का जो भाव है उतना अच्छा मिल नहीं पाएगा। इसलिए आपको कंदों को उपचारित करने के बाद में हाथों या मशीनों से उसकी छटाई करें। उसको 2 या 3 श्रेणियों में जिस तरह भी आपका ग्रेडिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। 1 नंबर की श्रेणी में एक समान सुडोल एक रंग के प्याज आप रखते हैं और उसके बाद में जो पतला प्याज है उसको अलग से छांट लेते हैं, तो आपको आपकी उपज का पूर्ण मूल्य आराम से मिलता है और बहुत अच्छे से मिलता है। इसलिए आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। और यदि आप स्टोरिंग पे जा रहे हैं तो आपको क्यूरिंग और उसको सुखाने का थोड़ा ध्यान रखना है ताकि आप उसको स्टोरेज अच्छे से कर सकें। उपचार, नेक्स्ट स्लाइड सर। शुभम सर, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए प्याज की छटाई का जो छाया चित्र है, ये मैकेनिकल मेथड के द्वारा और मैन्युअली भी कर रहे हैं जो छटाई कर रहे हैं, आप ये फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये कुछ मशीनें हैं जो DOGR द्वारा विकसित की गई हैं। आप इसको खरीद सकते हैं वहां से। इस तरह के मॉडल भी बना सकते हैं जिसमें कि आप प्याज ऊपर से डालते जाते हैं और वो अलग अलग श्रेणियों में विभक्त होते चले जाते हैं। नेक्स्ट, ये अलग एक तरह का मॉडल है जो कि बड़नगर के आसपास के एरिया में आसानी से मिल जाएगा आपको, गुजरात में। नेक्स्ट, इस तरह के आप बैग में कभी आप इनको रखते हैं? अभी तक ये मैश वाले बैग ज्यादा चल रहे हैं, HDP PP बैग, जो कि अलग अलग साइजेस के होते हैं जिसमें 40 से लेकर के 55 किलो तक आप रख सकते हैं। लेकिन जो बाहर विदेशों में भेजने के लिए 20 किलो 25 किलो के कट्टे जो हैं वो ज्यादा चलते हैं। निर्यात के उद्देश्य से 14 से 15 किलोग्राम वाले जो क्षमता के बैग हैं वो ज्यादा चल रहे हैं। जूट के बैग थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, इसलिए आप ये नायलॉन वाले जो बैग हैं HDP वाले, ये
सस्ते पड़ते हैं, इकोनॉमिक भी हैं, जो कि 7 से 8 रुपए पर नग के हिसाब से मिलते हैं। आप इनमें आप आराम से इसको भंडारित करके आप कहीं भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रेडिंग स्थल। यदि हम स्टोरेज के ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेडिंग स्थल हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, जहाँ पे एयर सर्कुलेशन अच्छा हो, कोई भी गंदगी आसपास ना हो, ना कोई वेट पानी का स्थान वाटर बॉडी पास में ना हो, क्योंकि उससे जो कि नमी आ जाती है और नमी के कारण ब्लैक मोल्ड और अन्य समस्याएं जो देख विकार हैं प्याज के, वो आने की संभावना बढ़ जाती हैं। दीवारें थोड़ी अच्छी बनी हुई हो, कच्चे मकान ना हो, क्योंकि उसमें बारिश के समय में फिर दिक्कत आती है। किसी भी तरह की दरार छेद वहां पे ना हो, या चूहों का आवागमन, उनसे भी बचाओ, क्योंकि कभी एक बार कट कर दिया प्याज को तो वो उसमें फंगस आने की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए थोड़ा इन चीजों को आपको ध्यान रखना है जो ग्रेडिंग स्थल है वहां पर। नेक्स्ट स्लाइड सर। सही भंडारण की आवश्यकता हमें क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल से लेकर के सितंबर का जो टाइम है, सितंबर अक्टूबर, ये जो टाइम है इसमें प्याज हमारे यहाँ उत्पादित नहीं होती है, और इसी समय में सबसे ज्यादा प्याज के भाव बढ़ते हैं। जो आप देखें तो जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक, और जो भी नई प्याज आती है वो होती है अक्टूबर या नवंबर के बाद में। तो इसलिए हम कभी भंडारण अच्छे से करते हैं तो हमारे जो मार्च या अप्रैल में भाव कम रहते हैं, उस समय कभी हम स्टोर करके रख लेते हैं, तो हम अक्टूबर में या नवंबर में अपने स्टोरेज किए हुए माल को मार्केट में ला करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी सरकार भी इसमें काफी मदद कर रही है, जो उनके भंडार गृह बनाने में, भंडारण में आपको मदद कर रही है बनाने में, ताकि आप भंडार गृह बना के प्याज को भंडारित करें और अक्टूबर में आप इसको बेचें और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसी समय इसकी सबसे ज्यादा डिमांड और सबसे ज्यादा भाव रहते हैं। उपचार के पश्चात कंदों को अच्छी तरह से सूखे, नमी रहित, हवादार कमरों में भंडारित करना चाहिए। अत्यधिक सड़े एवं अंकुरित कंदों को अलग कर देना चाहिए, जो कि खेत से ही आप कर सकते हैं। सड़न एवं अंकुरण से बचाने के लिए आप उसमें जब इरिगेशन, लास्ट इरिगेशन चल रहा है, उसी समय पे कोई सा भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड का उसमें उपयोग करिए, ताकि जो हार्वेस्टिंग के समय उसमें किसी भी तरह की फंगस होने के चांसेस कम रहें। नेक्स्ट सर। अंकुरण को रोकने के लिए इसमें जो गामा किरणों का विकिरण किया जाता है, लेकिन ये जो सार मतलब BARC के जो सेंटर हैं वहां पर ये है, और कुछ जगह महाराष्ट्र में बनी है जहां पर आप आपका माल ले जा करके वहां पर विकिरण से इसको गुजार सकते हैं, और उसमें आपको जो स्टोरेज लॉसेस होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है, तो आप ये कर सकते हैं। और भंडारण में जो टेम्परेचर है वो 0 से लेकर के 2 डिग्री तक का रख सकते हैं टेम्परेचर, ताकि आपका भंडारण में लॉसेस उतने नहीं हो। भंडारण में जो मुख्य रोग लगते हैं, जो उनके कारण है, खेत में उच्च फसल घनत्व, बहुत ज्यादा डेंस क्रॉप है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होने की ज्यादा संभावना रहती है, आर्द्रता बनी रहती है, और कीट व्याधियां भी वहां ज्यादा उत्पन्न होती हैं। इसलिए उसको सही तरीके से लगाएं, सही डायरेक्शन में लगाएं, और एयर सर्कुलेशन यदि बना रहे तो बैंगनी धब्बा और स्टेमोफाइलम ब्लाइट से आप बच सकते हैं, और भी दूसरी जो आर्द्र गलन और इन तरह की समस्याओं से आप बचा सकते हैं। आपकी कटाई से पूर्व फसल को रोगों और कीटों से हमेशा बचा के रखें। अपर्याप्त क्यूरिंग के कारण भी स्टोरेज लॉसेस बहुत अधिक होते हैं। बहुत लंबे समय तक परिपक्व फसलों को खेत में छोड़ देने से भी ये दिक्कत होती है। अत्यधिक कीटनाशक, अत्यधिक फर्टिलाइजर उपयोग करने से भी, जैसे कि मैंने कहा यूरिया का अधिक उपयोग करने से भी आप आपकी फसल को, आप स्टोरेज को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप यूरिया अधिक दे रहे हैं तो वो जो भी उत्पाद प्राप्त होगा या जो भी फसल प्राप्त होगी वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी स्टोरेज के लिए। इसलिए आप थोड़ा इसका ध्यान रखें। कटाई और ग्रेडिंग के समय भी आप इसमें बल्ब को ठीक से चयन करके रख सकते हैं, ताकि आपको स्टोरेज में किसी भी तरह की अन्य समस्याओं का सामना ना करना पड़े। भंडारण के दौरान उच्च तापमान की अवस्था में भी प्याज खराब होता है, इसलिए आप थोड़े इन चीजों पर ध्यान रहेंगे तो आपको जो भी समस्या स्टोरेज से है उससे बचा सकते हैं आप आपके प्याज को। भंडारण में जो लगने वाले रोग हैं वो मुख्यतः इस तरह हैं। ब्लैक मोल्ड, जैसे कि बताया, अधिक तापमान पर कटाई और भंडारण करने से इस तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। ग्रे मोल्ड, ये कम तापमान पर भंडारण करने के कारण होती है। भंडार गृह में नमी यदि 65 से लेकर 70% है और इससे अधिक है कभी, तो ये
ब्लैक जो ग्रे मोल्ड है इसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। नीला मोल्ड, इसमें कम तापमान पर भंडारण करने के कारण ये बीमारी होती है। और जो फ्यूजेरियम बेसल रॉट है, ये एक तरह की बैक्टीरियल बीमारी है जो कि इसकी फफूंद को कार्बेंडाजिम 0.1% के घोल से ट्रेंचिंग कर देते हैं कभी आप हार्वेस्टिंग के पहले, तो इस तरह की बीमारी से आप बच सकते हैं। ये जो भंडार गृह के छायाचित्र हैं आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में भी इस तरह के बनाए गए हैं और डीओजार द्वारा भी विकसित की गई जो है, ये यूनिट आप जो देख रहे हैं रेड निशान लगा हुआ है, इस तरह की यूनिट में आप रखते हैं तो आप अधिक से अधिक समय तक 7 से 8 महीने तक आराम से आपका प्याज भंडारित कर सकते हैं। बैग में रखने की मैं अनुशंसा नहीं करूंगा क्योंकि इसमें स्टोरेज लॉसेस ज्यादा होते हैं। जितना एयर सर्कुलेशन रहेगा इसमें मेन आप खास ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र में जिस तरह से हवा चलती है उस डायरेक्शन में आपका भंडार गृह बनाइए, तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन बना रहेगा तो इसमें लॉसेस कम रहेंगे। ये देखिए थोड़ा जुगाड़ टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया हुआ बांस की टट्टियों से बनाया हुआ है ये, इसमें भी आप रख सकते हैं, कम लागत में आराम से बना सकते हैं। दो स्टोरेज में ये बनाया हुआ है, इसमें आपको फिर लेबर खर्च ज्यादा लगेगा ऊपर रखने में, इसलिए कभी भी एक लंबाई में ही बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट स्लाइड सर। शुभम सर। तो किसान साथियों, ये मेरा आज का वेबिनार यही समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और धन्यवाद सर, डॉक्टर प्यासी सर, एक छोटे से किसान को मौका देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि मेरे द्वारा जो भी अनुभव लिए गए हैं प्याज की खेती से संबंधित आपसे साझा कर मुझे बड़ी खुशी मिली। और जो भी आपके प्रश्न हो कृपा कर आप चैट बॉक्स में रखें, तो हमारी टीम और मैं मिलकर आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप एक एक कर आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री पंकज जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने किसान भाइयों को दी और सभी पार्टिसिपेंट से अब जो भी आपके सवाल हैं वो हाथ रेज कर सकते हैं या भी सवाल पूछें मेरा तो अपना परिचय जरूर दें। जी, हमारा अनुरोध है, आपके माइक अनम्यूट किए जा रहे हैं, आप अपने सवाल जो है आपका परिचय देते हुए पूछें। तो आपके जो भी सवाल हो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अब आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन दोबारा शुरू होता है, तो आप आमंत्रण स्वीकार करें और अपने परिचय देते हुए अपने सवाल को रखें। जी राकेश जी। जी राकेश जी, अपना सवाल रखें सर। राकेश पाटीदार जी, आपने हाथ उठाया, आप अपने सवाल रखें। चलिए, तब तक एक सवाल था संजीव कुमार जी का पलवल से कि प्राकृतिक खेती में सह फसली के रूप में कौन सी फसल ले सकते हैं? प्राकृतिक खेती में? हाँ, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग। जी, इसके साथ में यदि आप गन्ना ले रहे हैं, गन्ने के साथ में जो बीज का बेड होता है आप उसके साथ में इसको रख सकते हैं, प्याज को। और यदि आप अरहर लगा रहे हैं तो अरहर में यदि आप डिस्टेंस ज्यादा रख देते हैं, आवाज आ रही, 4 से 5 फीट के बीच में जो गैप है आप उसमें कभी इसको लगा सकते हैं। फिर यदि आपके पास में उद्यानिकी फसलें हैं तो आप संतरा इसके बीच में कर सकते हैं, या पपीते के बीच में भी कुछ लोग इसको लगा रहे हैं, लहसुन लगा रहे हैं, अदरक लगा रहे हैं। तो आप लेकिन इसमें कंदवर्गीय फसलों को छोड़ करके आप किसी भी गहरी जड़ वाली फसल के साथ में इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में कुछ जगहों पे ये कल्चर है कि जब प्याज उखड़ने वाली होती है उसके कुछ दिनों पहले भिंडी भी उस जगह पे लगा देते हैं। तो लेकिन सर भिंडी में क्या थ्रिप्स की समस्या बहुत ज्यादा होती है और दोनों बीमारियां इसमें आती हैं, तो आपको ऐसी फसलें चुननी है जिसमें थ्रिप्स की समस्या, क्योंकि भिंडी में आपको कंटिन्यूअसली थ्रिप्स से जूझना पड़ता है और वो आपको प्याज को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। हेलो जी नमस्कार सर, कृष्णपाल लोधी मैथिल से बात कर रहा हूँ। जी सर बताएं। जो अपन घाटिया प्याज लगाते हैं तो जी उसमें फूल जल्दी आ जाते हैं। हाँ, उसमें फूल जल्दी इसलिए आ जाते हैं यदि आपने सही किस्म का चुनाव नहीं किया है और यदि आप आवश्यकता से अधिक यूरिया का उपयोग कर रहे हैं।
आपको गठिया विधि में सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि आपको या तो सोयाबीन के खेत में लेना है या तो फिर आपको खेत खाली छोड़ना पड़ेगा। आप खाली खेत छोड़ते हैं, उसमें आपको किसी भी परिस्थिति में 25 से 30 दिन के बाद में या 40 दिन के बाद में यूरिया का उपयोग नहीं करना है। आपको कभी यूरिया देना भी है तो आप फॉलियर स्प्रे में 19-19 के द्वारा दें, लेकिन यूरिया 50 किलो 40 किलो से अधिक उसमें डालना नहीं है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो कैल्शियम नाइट्रेट का आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। यदि आप आवश्यकता से अधिक उसमें यूरिया देंगे तो बोल्टिंग की समस्या आएगी। इसका कारण ये है कि हम जब इसको जनवरी में डालते हैं बीज को, इसको हम 2.5 महीने तक बढ़ने देते हैं, उसके बाद हम इसको रोक देते हैं। फिर उसको हमसे उखाड़ के उसको स्टोर करते हैं। तो आप इसको डोरमेंसी में डाल देते हैं, यह सुसुप्त अवस्था में चले जाता है। फिर आप इसको जब लगाते हैं तो ऑलरेडी 2.5 महीने की उम्र गुजार चुका होता है। और यदि आप उसमें आवश्यकता से अधिक यूरिया दे रहे हैं तो उसमें बोल्टिंग की समस्या आती है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन की तरफ चले जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे को अब रिप्रोडक्शन करना है, इसलिए ये समस्या बोल्टिंग की इसमें अधिक आती है। आप एक काम करिए, जो L88 करके वैरायटी है, आप उसका उपयोग करिए। इसमें बोल्टिंग की समस्या बिल्कुल नहीं है, और यूरिया थोड़ा आप कम देंगे तो बोल्टिंग नहीं होगी। हमने यूरिया का उपयोग मत करते नहीं। जी सर। यूरिया का उपयोग हम नहीं करते हैं जैविक वाले सर। हाँ, तो उसमें आप वैरायटी या तो फिर आप जो आपके पास है उसको चेंज करिए। ADR लीजिए, एग्रीफाउंड डार्क रेड या L88। इन 2 वैरायटी में जो गठिया है वो बहुत अच्छी आती है और बोल्टिंग की समस्या भी नहीं आएगी। अभी सर जनवरी में हमारे यहाँ ठंड अधिक रहती है, तो उसको फरवरी में भी डाल सकते हैं रोपा कैसे? हाँ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके बाद भी आप डाल सकते हैं। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में आप इसकी वो डाल दें नर्सरी बल्बलेट्स के लिए, और इसको आराम से आप कर सकते हैं। वैरायटी थोड़ी चेंज कर दीजिए, आप ADR ले लीजिए या तो फिर L88 या तो फिर नासिक के 53 का डाला था मैंने। नहीं, N53 में सर अभी जो है ना सबसे पहली वैरायटी है N53, इसका जो शुद्ध बीज अब बचा ही नहीं है, खत्म ही हो चुका। तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये वाली वैरायटी, इसमें समस्या ज्यादा है, क्योंकि N53 तो जेन्युइन बीज तो बचा ही नहीं है, खत्म हो चुका है। जी ओके जी, राकेश पाटीदार जी पूछिए सवाल सर। हेलो राकेश जी, आपका हैंड रेज है, पूछिए आप। सर नमस्ते सर। जी सर नमस्कार भैया, बताएं। मैं राकेश पाटीदार रतलाम जिले से बात कर रहा था। जी भैया बताएं। एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी कि जो हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं जी, तो ये मतलब फसल को लगाने के कितने दिन के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा में? कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग आपको जब करना है जब आपका वेजिटेटिव ग्रोथ खत्म हो चुकी है और बल्ब बनने की स्टार्टिंग हो चुकी है। जब बल्ब आपका जो लट्टू होता है ना उसके आकार का हो गया है, तब आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना है, क्योंकि ये तुरंत फसल को बढ़ाता है। इसलिए आपको वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद में जब रिप्रोडक्टिव उस पर डाले जाता है स्टेज पर, और जब बल्ब बनने लग जाता है, तब आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करिए। जी सर, ठीक है सर। एक जानकारी और चाहिए थी सर कि जी बताएं। प्याज का जैसे कि अपने नर्सरी की खेत में लगा दिया है जी, अब मतलब नर्सरी से खेत में उसको शिफ्ट कर दिया है जी, है ना, तो उसके कितने दिन बाद उसको पानी देना उचित रहता है? डिपेंड करता है कि आप कौन से मौसम में लगा रहे हैं, और सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आपको उसको तुरंत इरिगेशन देना है। जी एक्चुअली जैसे आपने मैंने लास्ट टाइम जी हाँ बताइए सर। जी हाँ बताएं बताएं आप। मैंने जैसे कि पिछली बार एक छोटा सा प्रयोग देखा था जी कि मैंने उसको जैसे ट्रांसप्लांट किया था और तुरंत पानी दे दिया था। जी, तो बाद में जब उनमें ना अपन नली टाइप बन के उन पे फूल आना शुरू हो जाते हैं पौधों पे। नहीं 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 नहीं, फूल तो बहुत बाद की अवस्था है। कभी आपकी नर्सरी 45 से 50 दिन की है, आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं और तुरंत पानी देते हैं, तो वो तो 3.5 महीने के बाद की प्रोसेस है जब उसमें फूल आएंगे। तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं सर, ऐसा मैंने लास्ट बार देखा था इस चीज को। वो ज्यादा मात्रा में या तो आपकी जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक थी, या तो फिर आपकी जो वैरायटी है वो उसमें शुद्धता नहीं बची है, या तो फिर उसमें किसी न किसी तरह की इस तरह की बीमारी आना शुरू हो गई कि या तो आप यूरिया अधिक दे रहे हैं, या तो आपकी जमीन में यूरिया अधिक है, और या तो फिर आपकी वैरायटी में थोड़ी दिक्कत, या तो आप उसको चेंज करिए आपकी वैरायटी को। जो नई संशोधित वैरायटीज हैं आप उनको लगाएंगे तो इसमें बोल्टिंग की समस्या नहीं आती है। कई बार ये देखने में आया है कि जो कुछ वैरायटियां रबी की होती हैं उनको कभी हम जल्दी लगा देते हैं
तो उनमें भी बोल्टिंग की समस्या ज्यादा आती है और नेक मोटी हो जाती है। ठीक है, एक सवाल और था सर जी कि जैसे कि बोल्टिंग की समस्या अगर ज्यादा है जी तो उस प्याज के ऊपर अपन भंडारण गृह में अगर भंडारित करते हैं जी तो क्या वो सड़ता है सर? बिल्कुल सड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोल्टिंग की समस्या के कारण उसमें से वो स्टेम निकलेगा जिसमें उम्बल बनता है और उसका मुंह पूरा चौड़ा हो जाता है। तो जी सर। आप उसको स्टोर करेंगे ना तो उसमें हमेशा या तो ब्रेक मोल्ड और या तो फिर जड़ गलन या तो फिर नेक में जो बैक्टीरियल विल्ट आती है उसकी समस्या आएगी ही आएगी। वो स्टोरेज के लिए काम नहीं करेगा। अच्छा, उसको तुरंत मार्केट में निकालना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल, बिल्कुल उसको आप तुरंत मार्केट में दें और यूरिया का थोड़ा उपयोग कम करें और उसमें आप जितना अनुशंसित है उतनी ही मात्रा में दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 50 दिन के बाद किसी भी परिस्थिति में यूरिया नहीं डालनी है, ये तो बोल्टिंग निकलेगी ही निकलेगी। तो प्रति एकड़ कितना यूरिया दे सकते हैं अपन 50 दिन के पहले सर? आप 60 से लेकर के 80 किलो प्रति एकड़। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, ओके सर। बसंत वर्मा जी का हैंड रेस है, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ भैया बताएं। पंकज भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। आपने किसान के रूप में तो बहुत अच्छी जानकारी है, पर आपसे ज्यादा लगे हमें। तो मैं थोड़ा इस बार पहली बार प्याज ट्राई कर रहा हूँ मैं जी 1 बीघा में। तो जी उसमें 12 बजे ढाई पहुंचने 12 बजे पहले 11 बजे। 2.5 ट्राली मैंने गोबर की खाद डाली, तो जी अभी भैया। आधी रोपाई हुई है। तक नौकरी लग गई। तो भैया उसमें बीच में मुझे किसी के माइको राजा कब डालना है? मैं केमिकल पे नहीं जाऊंगा, मैं जी इसको जी 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 आपकी प्याज ट्रांसप्लांट हो गई है ना? आज होगी। हेलो। आज हो गई। हाँ ट्रांसप्लांट हो गई है और जैसे ही उसमें आपकी प्याज में नई पत्तियां आने लग गई हैं और जी रूट्स अच्छे से डेवलप हो गई हैं तो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप माइकोराइजा उसमें दें। लेकिन जी माइकोराइजा देने के पहले आप ये देखिएगा कि जमीन में हल्की सी थोड़ी सी जो दरारें आ जाएं उसके हाँ बाद आप उसमें माइकोराइजा छिटकवा दें और उसके जी बाद तुरंत उसमें इरिगेशन दे दें। तो क्या ठीक है। होगा कि जो माइकोराइजा है वो दरारों के माध्यम से रूट्स तक पहुंच जाएगा नीचे और चला। उसके बाद वो अपने आप उसमें डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद और क्या देना है मेरे को? इसमें आप 19 का तो आप उसमें चूंकि आप जैविक कर रहे हैं हाँ, केमिकल तो पे हाँ जी तो गोमूत्र का इसमें स्प्रे करें और बेवरिया बेसियाना का आप उस पे स्प्रे करें। जब भी टेम्परेचर 28 या 25 के ऊपर बढ़ता है तो इसमें थ्रिप्स ओके। की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जी इसलिए आप इसमें निरंज करके आता है एक इफ्को का प्रोडक्ट है जिसमें नीम ऑयल और करंज ऑयल है। जी आप उसके फ्रिक्वेंट इरिगेशन मतलब फ्रिक्वेंट स्प्रे करें और एक एरीज का प्रोडक्ट है हॉर्टिमिन जिसमें कि नेचुरल ऑयल्स हैं। अच्छा तो ये भी ऑर्गेनिक ही है। आप उसको कभी डालेंगे तो जो भी अंडे देने वाले इंसेक्ट हैं वो बहुत अच्छा अच्छे से कंट्रोल हो रहे हैं और उसमें सारे नेचुरल ऑयल्स हैं। तो मतलब ऑर्गेनिक में भी वो चल जाएगा और बेवेरिया बेसियाना का आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। ओके। वर्टिसिलियम लिखा नहीं करना पड़ेगा अपन को थ्रिप्स के लिए। भैया कौन ठीक से सवाल वर्टिसिलियम पूछिए। लिखा नहीं आता है एक बविरिया बेसियाना की जगह। हाँ हाँ वर्टिसिलियम लेकिन आई हाँ 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 ये भी एक फफूंद है और जी सेटिंग जी पेस्ट जी के लिए ये इसका इस्तेमाल होता है। जैसे बवेरिया बेसियाना मेटाराइजम है इसी जी तरीके से मेटाराइजम है वैसे। जी वर्टिसिलियम जी लेकिन भी ऐसे ही एक फफूंद है, आप जी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी नेक्स्ट सवाल सुशील पाटीदार जी मंदसौर से हैं, पूछिए सर सवाल अपना। नमस्ते सर, सुशील पाटीदार बोल रहा हूँ भैया मंदसौर से। नमस्कार। जी भैया। नमस्ते पंकज भैया भैया नमस्कार बताएं। जी। जो येलो स्ट्रिक की ट्रैप मैंने खरीफ में लगाए थे जी भैया। उसमें घरेलू मक्खियों जैसी कुछ मक्खियां चिपकी थी, जी ये क्या प्याज में नुकसान करती है? भैया ये है ना असल में प्याज के ऊपर बैठ के उसमें अपना लार्वा छोड़ती हैं और जो मैंने अभी कुछ दिन पहले फोटो भी भेजी थी। ये एक तरह का लार्वा होता है जो कि लीफ माइनर की तरह पूरा उसमें घूमता है और पत्ते पे छेद करके जब लार्वा पूरा अपना पोषण प्राप्त कर लेता है तो पत्ते के साइड से छेद करके वो उड़ जाता है। वो असल में मक्खी है जो कि उस पे अंडे देती है और वो उसी पे चलता है। मैं आपको पर्सनल में एक फोटो भेजूंगा या तो मैं इसमें भेज देता हूँ। ये इस तरह का लार्वा है जो कि अंदर जाता है और उसमें घूमते रहता है। ये छोटी छोटी मक्खियां होती काले रंग की। जी हालांकि जी। ये प्रोफेनोफास से कंट्रोल हो जाएंगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसका लॉसेस भी उतने नहीं है। लेकिन ये
टमाटर वाले क्षेत्र में ज्यादा देखी गई हैं, जहां पर टमाटर की खेती ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में इसका प्रकोप ज्यादा है, या फिर जहां ज्यादा गीलापन रहता है वहां पे ये मक्खियां ज्यादा होती हैं, जैसे पानी की जो क्यारी होती है ना उसके पास ये ज्यादा देखने को मिलती है। उसका उतना ठीक, लॉस बहुत नहीं बहुत है, धन्यवाद लेकिन फिर भी आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक्स। जी जी। दिशांत कंबोज जी, हाँ, दिशांत कंबोज आपका जी। सवाल, हम्म, आपका परिचय दीजिए और आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर मुझे जानकारी चाहिए थी कि जो गन्ने सॉरी ये प्याज होता है जी अपना ने आज ही नर्सरी ट्रांसप्लांट किया है सर, जी। तो उसके लिए मैं मतलब कोई केमिकल नहीं डालना चाहता, तो मेरे को क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? आप उसमें आप कहाँ से हैं भैया? यमुनानगर, हरियाणा से सर। हरियाणा से। तो आपके यहाँ कोहरा अधिक होता होगा? हाँ जी, मतलब मीडियम ही होता है, ज्यादा नहीं हाँ, मतलब। यदि आपके यहाँ ओस और कोहरा अधिक हो रहा है तो आपको वहां पर फंगीसाइड तो आप उसमें नहीं डालेंगे, तो शिव सर आप इसमें थोड़ी मेरी मदद करिए कि ये छाछ का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि है ना जहाँ पे कोहरा अधिक होता है वहां पर बिल्कुल कर फंगस सकते हैं, अटैक बिल्कुल ज्यादा कर होते सकते हैं। हैं। छाछ का जी उपयोग कर सकते हैं जी और सूडोमोनास है उसका उपयोग कर सकते हैं। जी। प्रॉब्लम और क्या है कि वहाँ क्या प्रॉब्लम आती है? आप इस क्या बताया था दोबारा, मैं सुन नहीं पाया था। हाँ अ, जी, मैं दोबारा बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, क्या 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 प्रॉब्लम थी आपके? हाँ जी, मैंने जो आज ही मैंने नर्सरी ट्रांसप्लांट की है सर, हम्म। और प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आती, मतलब ये है कि ऑर्गेनिक उसमें मैंने लेने हैं वो नेचुरल तरीके से, और कोई मैं केमिकल अप्लाई नहीं करना चाहता, और उसके हाँ, लिए मतलब सूडोमोनास ये है। सूडोमोनास का और लस्सी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रेस्पॉन्स है। अकेला लस्सी भी कर सकते हैं और अगर सूडोमोनास के साथ में हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी अच्छा है। वो कैसे अप्लाई करनी है सर? क्या मतलब लस्सी? लस्सी? हाँ, लस्सी आप एक टंकी में अगर ताजा लस्सी है तो आधा लीटर एक टंकी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे 1 लीटर। स्प्रे करनी पड़ेगी? हाँ, छान करके। जैसे मैंने अभी आज ही ट्रांसप्लांट किया है सर, तो मैं पानी कब दूं उसमें? पानी तो नमी हल्की रखनी है आपको। सर अच्छा शायद जी। पोषण का पूछ रहे हो। हाँ, पोषण हाँ, पोषण मेरे दूसरा को क्या क्या लगा। देना पड़ेगा रूटीन में मतलब? आपका जो सवाल है वो डायरेक्टली है, हम जैविक तरीके से प्याज कैसे उगाएं इस बारे में है सर। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें अभी तो पहले जो नर्सरी आपने लगाई है ना इसमें देख रेख रखें, और इसमें जैसे नीचे आप चाहें तो बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अ, और ऊपर से ध्यान रखें कि जो ब्लाइट आती है या दूसरी बीमारी आती हैं या थ्रिप्स आती है तो उनके लिए जो जैसे नीम ऑयल है उसका इस्तेमाल करें, सूडोमोनास है उसका इस्तेमाल करें, तो उससे वो सेफ रहेगा। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट ट्रांसप्लांट करेंगे तो भी ऑर्गेनिक चीज़ों की ही इस्तेमाल करेंगे। उसमें सॉइल एप्लीकेशन में पहले जो भी बायो फर्टिलाइजर या आपके पास पे जो कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल करें, और जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, इन सारी चीज हाँ जी। खली है, इनका सबका इस्तेमाल करें। एजेक्ट सर वेक्टर जैसे का मान लो, इस्तेमाल भी कर जैसे सकते हैं सर। जी किसका सर? एजेक्ट वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, एजिटोबैक्टर हैं उसमें तीनों बैक्टीरिया कंसोर्टिया के रूप में आता है, वो क्रिप्को का भी आता है, कुछ कंपनीज भी हाँ, बनाती हैं। इफ्को का है हाँ कंसोर्टिया, और हाँ सागरिका भी डाल सकते हैं आप पोषण के लिए, कभी आपको डालना है तो हाँ 10 किलो हाँ, प्रति बिल्कुल। एकड़ के हिसाब से। जैसे सर मैं मान लो ये डालता हूँ सुडोमोनास जी कल्चर या कुछ भी कल्चर डालता हूँ, तो क्या हाँ, उसमें न्यूट्रिशन होता है? न्यूट्रिशन तो नहीं होता सर उसके अंदर सिर्फ बहुत बैक्टीरिया होते हैं जो बीच में मतलब ब्रिज का काम करते हैं। तो उसके उसके साथ में ना आप जीवामृत और ये सब डालेंगे ना, कंपोस्ट भी डालने के लिए बोला गया ना आपसे, तो वो भी आप वर्मी डाल सकते हैं। कंपोस्ट। हाँ दिशांत तो जी, आपका ध्यान दिलाना वो- चाहेंगे, बलराम संदेश प्लेटफॉर्म ने पहले भी 2 से 3 जो है वेबिनार जैविक खेती विशेष के लिए की हैं, जी और शिव सर के अलावा भी बहुत सारे वक्ताओं ने इस बारे में पूरी पोषण, बीमारियां, कीड़े सबके प्रबंधन के बारे में ऑर्गेनिक सॉल्यूशन दिए हैं। जी तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आप बलराम संदेश के यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो ये आपको जरूर मिल जाएंगी। जी सर। अ, बस बस सर इनके मेरा अलावा आप, लास्ट, जी हाँ जी, जी हाँ जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे जो प्याज होता है ना,
इसको हम मिक्स हाँ फार्मिंग में किस फसल के साथ ले सकते हैं साथ? दोबारा पूछे, थोड़ा सुनाई नहीं दिया। और मिक्स देखिए, फार्मिंग में इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, क्या फसल साथ में ले सकते हैं? इसका जवाब अभी दिया गया था, हालांकि शायद आप न रहे हों। जी मैं पंकज थोड़ा जी। लेट आया हूँ शायद। आपके यहाँ हाँ कभी जी गन्ना होता है तो आप गन्ने के बीच में ले सकते हैं इसको। गन्ना हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है सर, यमुनानगर में। हाँ हाँ हाँ, तो आप गन्ने के बीच में जैसे जो 2.5 फीट 3 फीट की जो जगह होती है बीज की, आप उसमें हाँ जी। आराम से प्याज ले सकते हैं, क्योंकि प्याज मैक्सिमम 90 डेज में आ जाता है, 90-95 डेज में। या आप कभी रबी की तरफ बढ़ रहे हैं तो खूब से खूब 110 या 105 दिन या 115 दिन में आपका प्याज निकल जाएगा। आप गन्ना आराम से ले सकते हैं, उसमें गन्ने के बीच में प्याज ले सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ कितने रोटी नरसिंह मतलब जैसे सर ये अपना जीवामृत, घन जीवामृत वगैरह अप्लाई करते हैं हम, तो कितने जी, ड्यूरेशन के बाद देना चाहिए इसके अंदर? आपका जैसे ही प्याज स्टैब्लिश हो गया है और उसमें नई पत्तियां स्टार्ट हो गई हैं, जी। का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको न्यूट्रिशंस भी देगा, आपके बूस्ट भी करेगा और आपकी इम्यूनिटी भी बनाए रखेगा। आपको विशेष ध्यान ये देना है, क्योंकि आपके यहाँ कोहरा अधिक पड़ता है और ओस अधिक होती है, जी। और प्याज इन सब चीजों के लिए बहुत सेंसिटिव है। कभी लंबे समय तक ओस गिरती है तो आपको उसमें किसी भी तरह का फंगिसाइड, या तो आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप फंगिसाइड यूज नहीं करना चाहते, तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का स्प्रे कर सकते हैं, स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस का उपयोग कर सकते हैं, ताकि उसमें फंगल अटैक ना हो, क्योंकि आपके यहाँ आर्द्रता बनी रहती है, इसलिए आप थोड़ा इसका ध्यान रखिए। सर हमारे यहाँ नरसिंहपुर जिले में गन्ने के अंदर प्याज लगाते हैं, जी, और किसान गलती करते हैं कि उसको जैसी सामान्य पद्धति में लगाते हैं, अपन खेत में उथली लगाते हैं, जी, यानी जमीन के अंदर, तो उसमें जैसे पानी चलता नहीं तो वो बेड पानी के साथ और बह जाता, तो और उथली हो जाती है, उसमें प्याज फुंसी आ जाती है, यानी अधिक कली निकलते हैं उसमें, बल्ब निकलते हैं, तो इसलिए उसको गहरी लगाना चाहिए थोड़ी प्याज को। नहीं, वो गहरी लगाने से मतलब बल्ब आने मतलब उसमें फूल आ जाते हैं, आप ये बोल रहे हैं? नहीं नहीं, फूल नहीं सर, वो खुल जाती, फुंसी आने 1 2 3 वो हो अच्छा, जाते उसके कंदे। तो आप उसमें हाँ ये तो क्या है करिए कि कि जो आपकी जो नाली है वो थोड़ी गहरी रहे, और जो ऊपर का बेड है वो तकरीबन 7 से 8 इंच ऊंचा रहे। हाँ तो हाँ जब सर, आप क्या है कि इरिगेशन उसमें हमारे यहाँ देंगे। नरसिंहपुर में स्प्रिंकलर से पानी देते फुहारा से, अच्छा, तो वो पानी के साथ मिट्टी बह जाती, तो वो नीचे नाली में चली जाती गन्ने के पास। वो आप या तो उसमें फिर मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करें, क्योंकि जो बड़े वाले स्प्रिंकलर है ना, उसमें जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं वो उसके ऊपर ज्यादा तेजी से गिरते हैं, तो उसको फिर दिक्कत देते हैं। तो या तो आप उसमें मिनी स्प्रिंकलर लगाएं, पड़ते या हैं तो सर फिर वो। हाँ, जी तो आप ये कर सकते हैं, उसमें मिनी स्प्रिंकलर लगाएंगे तो उसको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बड़े वाले जो रहेंगे स्प्रिंकलर, तो ड्रॉपलेट्स बड़े होने के कारण उसको बार बार वो परेशान करते हैं, उसकी जड़ें हिलती हैं और वो गिर जाते हैं वो। हम्म। जी, जी, और किसी का सवाल है? पंकज जी, ये एक गोविंद जी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि प्याज को कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं क्या? कोल्ड स्टोरेज में इसमें नहीं सर, कोल्ड स्टोरेज में रखने में इसकी फिर उसके लिए तो आपको, अलग से ही बने हाँ होते हैं वो सारे, जो है जो हाँ, आपने पूरा बताया उसका प्रेजेंटेशन बना में। NHRDF में बना है अलग से ही, जी 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 जी। तो उसका और टेम्परेचर फिर होता है। यस सर, सुभाष मोकाती जी हैं, उन्होंने पूछा है कि प्याज के बीज को तैयार कर सकते हैं क्या किसान? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं तैयार कर सकते हैं। यदि आप जो प्याज लगा रहे हैं वो एक उन्नतशील वैरायटी है तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन कभी आप हाइब्रिड, जैसे कि कलश कंपनी का लुसिफर और अन्य हाइब्रिड वैरायटीज हैं, उनके आप हाँ, कभी उनका नहीं हो सकता। कंद लगाएंगे तो वो उससे आप बीज तैयार नहीं कर पाएंगे, और उसका कभी बीज तैयार भी हुए तो वो जेन्युइनिटी नहीं बचेगी वैरायटी की। तो जो भी सरकारी इसमें से जो निकली वैरायटी उन्नतशील वैरायटीज हैं, आप उनके बीज आराम से तैयार कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छे। एक पार्टिसिपेंट्स हैं अमित मिश्रा जी, उन्होंने पूछा है कि कंद का जो साइज है वो छोटा रह जाता है, तो इनका जवाब दीजिए सर। जी, अमित भैया, अभी कंद का साइज छोटा रह रहा है, या तो आपके यहाँ न्यूट्रिशंस की कमी है इस कारण, नहीं तो प्राय प्राय प्याज तो आसानी से अपना साइज बना लेता है, तो कोई समस्या आती नहीं, न्यूट्रिशंस की कमी होगी तो ही कंद छोटा रह रहा है,
या तो आप सॉइल टेस्ट करिए और उसमें देखिए कि प्रॉपर न्यूट्रिशंस हैं उसमें सही मात्रा में या नहीं। अदरवाइज प्याज तो अपना काम कर लेता है, उसको तो जितना पोषण मिलता है उतना खींच लेता है। जी, तो सभी किसान भाइयों से, पार्टिसिपेंट से ये निवेदन है कि यदि किसी का और सवाल है तो आप प्लीज रखिए। हेलो सर। हाँ हाँ भैया बोले। हेलो, मेरा नाम विक्रम करार, मैं ग्वालियर जिले से बात कर रहा हूँ। जी बताएं भैया। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो भंडारण में सर एक सड़ने की प्रॉब्लम आ जाती है और एक अंकुरण हो जाता है, हाँ इसका कोई सॉल्यूशन हो सही ढंग का? जी भैया, इसमें आप पहली बात तो ये है कि आप अच्छी क्वालिटी का बीज लें, और दूसरा ये कि आप रबी के लिए कभी वैरायटीज ले रहे हैं तो जो रबी के लिए अनुशंसित वैरायटीज हैं आप उनका चयन करें, जैसे कि N241, पुणे फुरसुंगी, रेड 3, रेड 4। आप इन वैरायटीज को लें तो इनकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। यदि आप खरीफ वाली वैरायटी को रबी में लगाते हैं और उसको आप स्टोरेज पे जाते हैं तो उसमें स्प्राउटिंग होना लाजमी है, इसलिए आप खरीफ वाली वैरायटी को न लें, रबी की जो अनुशंसित वैरायटी वो लें। यूरिया का उपयोग किसी भी परिस्थिति में 50 दिन के बाद न करें, और जैसे आपकी परिपक्वता अवधि पर आ रही है आपकी फसल तो उसमें किसी भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का उपयोग करें तो आपको, और यदि आप उसमें कैल्शियम और बोरान की मात्रा सही रखते हैं और देते हैं और उसमें आप 0.34 के स्प्रे आखिरी में करते हैं और प्रोपिकोनोजोल, हेक्साकोनोजोल इस तरह के फंगिसाइड का 15 से 20 दिन पहले स्प्रे कर देते हैं तो जो आप लॉसेस बता रहे हैं, स्टोरेज लॉसेस, इनको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और हार्वेस्टिंग के बाद में प्रॉपर क्यूरिंग कर रहे हैं, यदि आपके खेत पर उसको प्याज को रखने दे रहे हैं और उसकी पूरी जो नमी है उसको खत्म होने के पश्चात सही तरीके से ग्रेडिंग करके आप भंडारित करते हैं तो आपका ये समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। मतलब सुखा के, धूप में सुखा के रखें उसको? हाँ, मतलब जैसे आपका पहले प्याज उखाड़ा आपने, उसको कुछ दिन तक उखड़ा हुआ रहने दें और उसको इस तरह से जमाएं कि उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, वो थोड़ा थोड़ा ढका रहे, एक दूसरे के ऊपर ऐसी जमते चले जाए प्याज, ताकि उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और सनबर्न ना हो। दूसरा, आप उसको जब तक उसकी नेक पूरी पतली ना हो जाए तब तक उसकी कटिंग ना करें। यदि आपके प्याज में, और हमेशा हार्वेस्टिंग तभी करनी है जब 70 से 80% उसकी जो पत्तियां हैं वो ढल चुकी हों, तभी उसको हार्वेस्ट करना है, अन्यथा आपके स्टोरेज में लॉसेस होंगे। अच्छा ठीक, थैंक यू सर। ओके भैया। और कोई भैया कोई सवाल प्रश्न? के जी, हेलो, पांडे सर का है। दशरथ सर पूछिए सवाल हाँ सर। जी नमस्कार पंकज जी, नमस्कार। सर प्रणाम प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, हाँ मैं कह रहा था एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे इधर, जी सर। हार्वेस्टिंग से पहले इनको दबाया जाता है प्याज को, या तो पैरों जी से या ड्रम से, जी तो इसका कुछ बेनिफिट दिखाई दिया क्या आपको? सर, हमारे यहाँ कुछ फार्मर्स ये करते हैं कि मार्केट में जब रेट बहुत अच्छा होता है जी और जी उनकी फसल को पकने में कभी टाइम होता है, हाँ कि जी जैसे मान लो 1 महीने बाद पकने वाली है और मार्केट में रेट अच्छा है, तो वो क्या करते हैं कि ड्रम उसके ऊपर चला देते हैं। तो हाँ ड्रम से क्या होता है कि उसका जो नेक वाला पोर्शन है वो टूट जाता है और उसका पोषण वहां से खत्म हो जाता है। तो होता क्या है कि जब उसको कटिंग करते हैं तो उसमें स्प्राउटिंग नहीं होती है मंडी में ले जाने पे। जी अदरवाइज जी कभी आपकी पत्ती में जोश बाकी है, मतलब उसमें जान है, और आप उसकी कटिंग कर देंगे और उसको नेक्स्ट डे जब मंडी ले जाएंगे तो उसमें से वो पीले पीले स्प्राउटिंग निकल आती है। तो उसको रोकने के लिए, और दूसरा आपका जब नेक टूट जाता है तो उसका रस पूरा उतर आता है, तो वो ठीक, प्याज का छिलका थोड़ा चमकीला दिखाई देता है, उसमें मतलब वो नमी नहीं दिखाई देती है, वो एक चमक आ जाती है, इसलिए बराबर। उसकी नेक वाला पोर्शन वो तोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं, तो उससे वो अच्छा दिखता है और स्प्राउटिंग नहीं होती है ऐसा। अच्छा, इसमें क्या स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती है क्या इसकी? नहीं सर, जी वो खरीफ वाले प्याज में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। इसको अच्छा रबी में यदि एक विधि है, यदि रबी में आप प्याज को मतलब कटने के पहले हल्का सा घुमा देते हैं, काटने के पहले उसको ट्विस्ट हाँ कर देते हैं और उसको घुमा के काटते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका मुंह पूरा बंद हो जाता है। हाँ, ये भी करते हैं बिल्कुल, ठीक जी 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 जी, थैंक यू। जी, प्रणाम सर। तो मुझे लगता है कि अब सभी पार्टिसिपेंट्स के सवाल आ चुके हैं और
समय भी हो रहा है, तो मैं डॉक्टर शुभम से कहूँगा कि वो एक्सपर्ट्स व्यू दें और उसके बाद फिर वोट ऑफ थैंक्स होगा। डॉक्टर शुभम। जी, बेहद आभार सर। बहुत ही बढ़िया परिचर्चा रही ये पूरी प्याज की खेती पे। प्याज की खेती वैसे तो पूरे भारत में इस समय बहुत बूम पे चल रही है और बहुत ज्वलंत मुद्दा भी रहा। तो अभी जिन फार्मर्स ने ये प्याज लगा रखी है उसके प्रबंधन में कोई दिक्कतें आ रही हो, इसकी पूरी भरपूर जानकारी इससे भरी हुई थी। और कीड़े हों, बीमारी हो, प्रबंधन हो, खास तौर पे जो फोकस था आपका ये खरीफ ओनियन के लिए था, क्योंकि उत्तर मध्य भारत में सभी जगह जो है ज्यादातर किसान रबी सीजन में लगाते हैं। तो ये जो नई टेक्निक थी आपकी बल्बलेट्स के माध्यम से प्याज का उत्पादन और इसकी क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। मैंने प्रैक्टिकली भी आपकी प्याज उत्पादन की जो टेक्निक है वो बाकी किसानों से बहुत ज़्यादा अच्छी पाई है और समय समय पे आपने अपने उत्पादन से सिद्ध किया है कि एक किसान जो है और ख़ास तौर पे MBA क्वालिफाइड करने के बाद भी एक किसान किस स्तर से अपनी मेहनत से अपने प्रोडक्ट की सबसे अच्छी वैल्यू पा सकता है। तो ये जो प्रयोग थे, कुछ आपके प्रैक्टिकल अनुभव जो हैं, इन्होंने भी इसको बहुत अच्छा बनाया और आपके ज्ञान और इन सभी चीज़ों से एक बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण आपने दिया है। खास तौर पे जो सल्फर वगैरह का प्रयोग, क्योंकि एलाइल प्रोपाइड आई सल्फाइड नाम का जो तत्व है जिसकी वजह से इसमें पंजेंसी पाई जाती है, तो सल्फर प्रयोग इसमें भी जरूरी बनता है। इसके साथ में सल्फर आपका मकड़ी का भी जो खत्मा करता है। तो ये सब आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं पंकज जी। और न थैंक यू सिर्फ भैया। उत्पादन बल्कि स्टोरेज पे और इसकी प्रोसेसिंग पे भी, कि सफेद वाली प्याज की वैरायटी और हर एक तरह से ये एक संपूर्ण आपकी जो वेबिनार है, इससे मैं आशा करता हूँ कि हमारे किसान जो हैं इसका भरपूर लाभ लेंगे। तो बहुत बहुत आभार आपका, ऐसे विषय को अपने ही साथ में खुद से उगाया, खुद से सीखा और खुद से ही प्रसारित किया। बेहद धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम टीम के सभी सदस्यों को, सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका मिला और मैं अपनी बात रख पाया और मेरी जो भी प्रैक्टिसेस रही वो अन्य किसान साथियों के उपयोग में आए। इससे बढ़कर और किसान के लिए क्या होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद प्यासी सर। शिव सर बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है बलराम संदेश में आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी और प्रैक्टिकल जानकारी दी। आप नो डाउट आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत अच्छे किसान भी हैं। तो मैं वेबिनार के अंत में श्री दशरथ पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें और सभी का धन्यवाद करें बलराम संदेश की तरफ से। सर दशरथ पांडे जी, सर से निवेदन है। जी नमस्कार सभी का। और आज की वेबिनार में बड़े ध्यान से सुना। सभी किसान बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं बलराम संदेश टीम की ओर से। डॉक्टर शिव सर, डॉक्टर पाशी सर, पंकज सर, शुभम जी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से हमारी वेबिनार चलती रहे, किसानों तक ज्ञान गंगा बहती रहे। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। सभी को शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।